आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 201 खुशखबरी, दूसरा अपडेट, कृपया वोट करें। अगले दिन दोपहर को तांग शियू चुपचाप नानझा कस्बे से निकलकर पास की एक व्यावसायिक सड़क पर स्थित एक कॉफी शॉप में चू और बाई परिवारों द्वारा भेजे गए दो उच्च पदस्थ अधिकारियों से मिले। आधे घंटे तक चली गुप्त चर्चा के बाद दोनों राजधानी लौट गए। सहमत होना, ये दोनों कंपनियों के जवाब हैं। इस परिणाम से सबसे अधिक प्रसन्न तांग शियू नहीं बल्कि चू यी और बाई ताओ थे, जो तुरंत शिंगचेंग पहुंच गए थे। तांग शियू को उनसे पता चला कि उनके परिवारों ने उन्हें भावी मुखिया के रूप में तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा वे दोनों अपने साथ 8 अरब युआन शिंगचेंग लेकर आए थे। रात काफी हो चुकी थी। एक मर्सिडीज बेंज कार नानझा कस्बे में दाखिल हुई। विला के अंदर तांग शियू की मुलाकात शाओ मिंगजेन से हुई, जो यात्रा से थके हुए लग रहे थे। मैंने सुना था कि आप परसों उत्तरी जियांगसू वापस गए थे, आज आप वापस क्यों आए हैं? आंखों में खुशी की चमक लिए शाओ मिंगजेन ने कहा, भाई तांग, क्या आपने ये कहावत सुनी है? आप चाहे कितनी भी खोज लें, अगर कुछ मिले नहीं तो वह अनायास ही आपके पास आ जाता है। मैं इस बार आपको एक अच्छी खबर देने के लिए जल्दी वापस आया हूँ। तांग शियू ने हैरानी से पूछा, क्या अच्छी खबर है? शाओ मिंगजेन ने अपने फोन पर एक वीडियो निकाला, उसे खोला और कहा, यह वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, इसे देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। तांग शियू ने उससे फोन छीन लिया और ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया कि वीडियो में बंधे हुए पुरुष और महिला झांग युंगजिन थे। उसने झांग युंगजिन का पता लगाने के लिए अन्य बलों को सूचित किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अप्रत्याशित रूप से झांग युंगजिन को शाओ मिंगजेन ने ढूंढ लिया। तुम्हें वह कैसे मिला? और उसके साथ यह महिला कौन है? शाओ मिंगजेन ने फोन वापस लेते हुए मुस्कुराते हुए गर्व से कहा, 4 दिन पहले मेरे एक साथी ने जुए में एक ऐसी योजना बनाई जिससे बहुत सारा पैसा जीता गया। उस महिला का नाम सुन होंग था, जो उत्तरी जियांगसू के पेंगचेंग की कुख्यात जुआरी थी। उस जुए में उसे 2 मिलियन युआन से अधिक की धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा, जबकि उसके साथ मौजूद झांग युंगजिन ने 10 मिलियन युआन से अधिक गंवा दिए। बाद में दोनों ने कैसीनो से 6 मिलियन युआन का उच्च ब्याज वाला ऋण लिया और अगले जुए के अड्डे पर सुन होंग धोखाधड़ी करते हुए पकड़ी गई। इसलिए मेरे साथी ने उन दोनों को बंधवा दिया। असल में कैसीनो के नियमों के अनुसार उन्हें अपने परिवारों को फिरौती लेने के लिए बुलाना चाहिए था, लेकिन मेरे माथत ने देखा कि सुन होंग खूबसूरत है और उसने उसे आधे महीने के लिए अपने साथ रहने के लिए कहा, जिस पर सुन होंग मान गई। लेकिन झांग युंगजिन इतना भाग्यशाली नहीं था। उसे बांधकर कैसीनो के एक कमरे में फेंक दिया गया और पूरे 2 दिन तक भूखा रखा गया। परसों मैं उत्तरी जियांगसू लौटा क्योंकि उत्तर पश्चिम से मेरा एक पुराना दोस्त मुझसे मिलने आया था। संयोग से मेरे पुराने दोस्त को जुआ खेलने का शौक है। मैं उसके साथ एक कैसीनो गया और वहीं मुझे इस घटना के बारे में पता चला। जब मैंने झांग युंगजिन नाम सुना तो वह जाना पहचाना सा लगा, लेकिन उस समय मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में मुझे पता चला कि झांग युंगजिन का परिवार चांगशा से था और एक बहुत ही धनी परिवार था। तभी मुझे तुरंत समझ में आया कि मामला क्या था। ये कहते हुए शाओ मिंगजेन हंस पड़ा। फिर उसने सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक सिगरेट जलाई और हंसते हुए बोला, हमने शिंगचेंग और आसपास के शहरों में उसे बहुत देर तक खोजा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पता चला कि वह असल में मेरे इलाके में छिपा हुआ था और संयोग से हम उसी मुसीबत में फंस गए। भाई तांग, मैंने उसे ढूंढ लिया है, अब इसे सुझाने की जिम्मेदारी आपकी है, मारना। तांग शियू ने बिना किसी झिझक के कहा। शाओ मिंगजेन ने सिर हिलाकर पूछा, सन होंग नाम की वह महिला कहाँ है? तांग शियू ने पूछा, क्या जांच पूरी हो गई है? सन होंग और झांग युंगजिन के बीच क्या संबंध है? शाओ मिंगजेन ने कहा, हमें पहले ही पता चल चुका है। सुन होंग एक विधवा है। वह और झांग देकिन सहपाठी और घनिष्ठ मित्र थे और वे अभी भी अच्छे दोस्त हैं। झांग युंगजिन उत्तरी जियांगसू में सुन होंग के पास शरण लेने आया था क्योंकि उसे भागने की जरूरत थी। शरण मांग रहे हो? तांग शियू ने हैरानी से पूछा। शाओ मिंगजेन हंसते हुए बोली, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उसे डरा दिया था। तुमने उन तीनों हत्यारों को मार डाला, जिससे झांग देकिन डर गई। वह तुम्हारे बदले से डर गई, इसलिए उसने अपने भाई को उत्तरी जियांगसू में अपनी अच्छी दोस्त के पास भेज दिया। सुन होंग कोई पवित्र और गुणी स्त्री नहीं है। जब झांग युंगजिन उसके पास शरण लिए हुए था तब उन दोनों के बीच संबंध बन गए। तांग शियू ने कहा, तो फिर उन्हें भी मार डालो। मैं नहीं चाहता कि यह बात बाहर फैले। शाओ मिंगजेन ने सिर हिलाया, अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया, कुछ निर्देश दिए और फिर फोन काट दिया। फिर उन्होंने कहा, शिंगचेंग जाते समय मैंने भाई मियाओ से संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ की योजना लगभग पूरी हो चुकी है। तांग शियू हंसते हुए बोला, झांग परिवार तो जाल में फंस चुका है, अब उनके लिए इससे निकलना बहुत देर हो चुकी है। लॉन्ग हानवेन और मियाओ वेंटांग ने तो मामले को सुलझाने की योजना बनानी शुरू कर दी है, लेकिन व्यापारिक मामलों के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे तो सिर्फ झांग परिवार के उच्च अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए लोगों को भेजने का काम सौंपा गया है। शाओ मिंगजेन ने अपनी आंखें सिकोड़ी, उनमें एक चमक दिखाई दी और गहरी आवाज में कहा, जिन लोगों पर मैंने नजर रखी है वे भी किसी भी समय अपनी चाल चल सकते हैं। तांग शियू मुस्कुराए और बोले, झांग परिवार के कई व्यवसाय हैं, जिनमें से अधिकतर मनोरंजन स्थल हैं। ओयांग परिवार और आप दोनों के इस क्षेत्र में व्यवसाय हैं, इसलिए यह आप दोनों परिवारों पर निर्भर करता है कि कौन इनका कार्यभार संभालेगा। शाओ मिंगजेन हंसते हुए बोले, मैं शिंगचेंग के मामले में नहीं पड़ना चाहता, चलो इसे ओयांग परिवार को दे देते हैं। 2 दिन बाद मुख्य परियोजना प्रबंधक के रूप में कांग शिया ने झांग परिवार के व्यवसायों पर व्यापक हमला करने का आदेश दिया। विशेष रूप से रियल एस्टेट क्षेत्र में पूर्व नियोजित व्यक्तियों ने घरों की गुणवत्ता को लेकर गड़बड़ी पैदा करना शुरू कर दिया। साथ ही बड़ी संख्या में बाहरी लोगों ने झांग परिवार के सभी मनोरंजन स्थलों पर अशांति फैलाई। इसके अलावा झांग परिवार की समूह कंपनी के कई कर्मचारियों ने अचानक इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा झांग परिवार के कई उच्च पदस्थ सदस्यों द्वारा अतीत में किए गए कुकर्मों की भी खबरें सामने आई हैं। यहाँ तक कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों ने भी जांच में सहयोग किया है। इसके अलावा झांग परिवार के खिलाफ ऑनलाइन दुष्प्रचार अभियानों की बाढ़ आ गई है, जो विभिन्न मंचों पर तेजी से पूरे देश में फैल रही है। झांग समूह का मुख्यालय भवन महाप्रबंधक के कार्यालय में लगातार हमलों से व्याकुल झांग फेंगजियान के माथे की नसें तन गई थीं। उसने कई कंबल पटक दिए और भूखे भेड़िए की तरह समूह के वरिष्ठ नेताओं को घूरते हुए दहाड़ा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या हो रहा है? मेरे झांग परिवार को कौन निशाना बना रहा है? मेरे झांग समूह को कौन निशाना बना रहा है? समूह के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने चापलूसी भरे लहजे में सिर हिलाया।
और चुप रहे। मुझे बिल्कुल नहीं पता, यह उनकी साझा भावना है। हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि मानो पहले से सोची समझी साजिश हो। रियल एस्टेट कारोबार के अलावा झांग ग्रुप की कई अन्य सहायक कंपनियां भी थीं जो दूसरे कारोबार चला रही थीं। उन सभी पर एक ही दिन अचानक असर पड़ा। उनके विभिन्न व्यापारिक साझेदारों ने बारी बारी से उनसे संपर्क किया और उन्हें बताया कि वे उनसे संबंध तोड़ रहे हैं। इस खबर के सैलाब ने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। बैंक बैंक जैसे ही दफ्तर का दरवाजा चरमराते हुए खुला, झांग देकिन अंदर घुस आए। अपने गुस्से से भरे पिता झांग फेंगजियान को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने हड़बड़ी में कहा, पिताजी, बैंक से अभी अभी फोन आया था। वे उम्मीद कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द वह कर्ज चुका देंगे जिसकी किस्त बाकी है। बैंक मैनेजर लियू पहले ही मान चुके थे कि इसे चुकाने में कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अब झांग फेंगजियान की सांस अटक गई और उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। बैंक मैनेजर लियू के साथ उनके बेहद अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे और उनसे दूसरों द्वारा लिए गए ऋण की राशि उनके झांग समूह द्वारा प्राप्त ऋण की तुलना में कहीं कम थी। वह भी ऐसा कैसे कर सकता है? झांग फेंगजियान ने अपना फोन उठाया और राष्ट्रपति लियू का नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होने में काफी समय लगा और दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, हेलो, मैं लियू चांगजियान हूँ। ये सुनकर झांग फेंगजियान की बुरी आशंका और भी बढ़ गई। गहरी सांस लेकर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, भाई लियू, क्या हो रहा है? मैंने अभी अभी देकिन को ये कहते सुना कि उसे हमारे झांग परिवार से कर्ज चुकाने की सख्त जरूरत है। क्या हम भाइयों ने पहले सहमति नहीं जताई थी? हम 6 महीने और इंतजार करेंगे, फिर हम मूलधन और ब्याज एक साथ चुका देंगे। भाई झांग, सच कहूं तो यह ऊपर से आदेश है और मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आपके झांग परिवार को वह पैसा जल्द से जल्द लौटा देना चाहिए, अन्यथा मैं सचमुच आपको समझा नहीं पाऊंगा। फोन से एक कड़वी हंसी सुनाई दी। झांग फेंगजियान ने कहा, भाई लियू, मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा कि मैंने हाल ही में एक बड़े प्रोजेक्ट में निवेश किया है और उसमें बहुत बड़ी रकम लगा दी है। क्या आप प्रोजेक्ट के पटरी पर आते ही बैंक लोन चुकाने का कोई तरीका ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? साथ ही मैंने आपसे निजी तौर पर जो वादा किया है, मैं उसे दोगुना कर दूंगा। भाई झांग, ऐसा नहीं है कि मैं मदद करने को तैयार नहीं हूँ, बल्कि मैं मदद करने में असमर्थ हूँ। ठीक है, मुझे बाद में और भी काम है, इसलिए यहीं रुकते हैं। मुझे उम्मीद है कि महीने के अंत तक पैसा लौटा दिया जाएगा। कॉल समाप्त होने के बाद झांग फेंगजियान ने डायल टोन सुनी। उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी। वह समझ गया था, बैंक में जरूर कुछ गड़बड़ है। भले ही वह बैंक मैनेजर लियू को बहुत सारे फायदे दे दे, लेकिन लोन में अब और देरी नहीं हो सकती। हालांकि उसे डर नहीं है क्योंकि उसके पास अभी भी लगभग 5 अरब युआन बचे हुए हैं, भले ही उसमें से 4 अरब युआन हो और जू परिवारों के हैं। इस समय वह सबसे ज्यादा यही जानना चाहता है कि वास्तव में कौन सी ताकत झांग परिवार का विरोध कर रही है। लॉन परिवार। झांग फेंगजियान ने भौहें चढ़ाईं और जैसे ही वह लॉन हानविन का नंबर डायल करने वाला था, अचानक उसका मोबाइल फोन बज उठा। कांग जिया। झांग फेंगजियान का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने तुरंत उत्तर बटन दबाते हुए गहरी आवाज में कहा, मैं झांग फेंगजियान बोल रहा हूँ। क्या बात है श्रीमान कांग? फोन से कांग शिया की ठंडी आवाज आई। बॉस झांग, क्या इस बड़ी परियोजना के वित्त विभाग के प्रमुख आपके दूसरे भाई झांग फेंगन नहीं है? झांग फेंगजियान के मन में एक बुरी भावना उत्पन्न हुई और उसने तुरंत पूछा, हाँ, यह मेरा दूसरा भाई झांग फेंगन है। राष्ट्रपति कांग ने अचानक इसके बारे में क्यों पूछा? कांग शिया ने ठंडे लहजे में कहा, कल ही झांग फेंगन ने वित्त विभाग के कई प्रमुख अधिकारियों के साथ मिलकर हमारे सरकारी खातों में जमा सारी धनराशि एक स्विस बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी। वे सभी पांचों बिना किसी सुराग के गायब हो गए हैं। मुझे शक है कि वे पैसे लेकर फरार हो गए हैं और मैंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपके झांग परिवार ने वे 10-20 अरब युआन हड़प लिए? क्या? झांग फेंगजियान का शरीर कांप उठा और उसकी आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। डर, यह उसके दिल में ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ा। झांग फेंगमिंग, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? झांग फेंगजियान अपने ऑफिस की कुर्सी पर धंसकर बैठ गया। अचानक उसने अपना फोन उठाया और झांग फेंगन के निजी नंबर पर डायल किया, लेकिन फोन बंद था। अध्याय 202 अंत, तीसरा अपडेट, मासिक टिकटों की मांग। झांग फेंगजियान के चेहरे पर डर देखकर झांग देकिन जल्दी से उसके पास आए और घबराकर पूछा, पिताजी, क्या हुआ? झांग फेंगजियान ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया। झांग देकिन के तनावग्रस्त चेहरे को देखा। उसके होंठ कुछ बार हिले और उसने कड़वाहट से कहा, कांग जिया ने अभी मुझे फोन किया और बताया कि आपके दूसरे चाचा ने अपने अधीन रखे सारे धन 200 अरब एक स्विस बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं और वित्त विभाग के कई प्रबंधन सदस्यों के साथ भाग गए हैं। कांग जिया का मानना है कि मैंने ही उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया था और उन्होंने पुलिस में इसकी सूचना भी दे दी है। क्या? झांग देकिन इतनी भयभीत हो गई कि उसके पैर कांपने लगे और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ी। आकाश गिर गया है। वह भली भांति जानती थी कि अगर उसके दूसरे चाचा ने सचमुच ऐसा किया होता तो झांग परिवार का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका होता। इस बात का पता चलने पर न तो लॉन्ग परिवार और न ही ओयान परिवार झांग परिवार को आसानी से छोड़ देते। गलत। झांग देकिन डर से भरी हुई थी, लेकिन पूरी तरह से स्तब्ध नहीं थी। उसकी निगाहें झांग फेंगजियान पर टिकी हुई थीं और उसने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, यह निश्चित रूप से दूसरे चाचा का काम नहीं है। यह एक साजिश है, पूरी साजिश है। अब मुझे शक है कि हमारे झांग परिवार के खिलाफ साजिश रचने वाले असली लोग लॉन परिवार और ओयान परिवार हैं। साथ ही कांग जिया भी इसमें शामिल रही होगी। इसके अलावा वह पैसा उन्हीं के द्वारा भेजा गया होगा और दूसरे चाचा शायद पहले से ही गंभीर खतरे में हैं। ये सुनकर झांग फेंगजियान का चेहरा एकदम बदल गया। वह अचानक अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और गहरी आवाज में चिल्लाया, तुरंत लॉन्ग हानविन से संपर्क करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हाँ, युवा सचिव ने तुरंत जवाब दिया। एक पल के बाद उस युवक ने दबे स्वर में कहा, मालिक, लॉन्ग हानविन लॉन्गचू रेस्तरां में हैं। उन्होंने कहा कि वे कुछ महत्वपूर्ण ग्राहकों के साथ हैं और अभी आपसे मिलने का समय नहीं है। अगर आपको वाकई कोई जरूरी काम है तो लॉन्गचू रेस्तरां जाइए। झांग फेंगजियान ने अपनी मुठियां भींच लीं। उसी क्षण उसे यकीन हो गया कि पहले जो कुछ भी हुआ था वह लॉन्ग और ओयान परिवारों की साजिश थी और उसका झांग परिवार उनकी चालों का निशाना था और अब जो कुछ हो रहा था वह सब उनकी साजिश का हिस्सा था। गाड़ी तैयार करो, चलो लॉन्गचू रेस्टोरेंट चलते हैं। जब झांग फेंगजियान को इस बात का पता चला तो वह इतना क्रोधित हुआ कि वह लॉन्ग हानविन और ओयान ली को जान से मार देना चाहता था और तुरंत दहाड़ने लगा। झांग देकिन तुरंत उनके पीछे गई और बोली, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। कुछ मिनट बाद तीनों कारें तेजी से झांग ग्रुप के भूमिगत पार्किंग स्थल से निकली और लॉन्गचू रेस्तरां की ओर चल पड़ी। झांग ग्रुप की इमारत के सामने एक बहुमंजिला इमारत में एक हट्टा कट्टा आदमी दूरबीन से झांग ग्रुप के भूमिगत पार्किंग स्थल के निकास द्वार का अवलोकन कर रहा था। लाइसेंस प्लेट की पुष्टि करने के बाद उसने तुरंत अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। सांप अपने
बिल से बाहर आ गया है। हम आगे की योजना को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। प्राप्त करें। 12 मिनट बाद बहुत कम यातायात वाली सड़क पर एक सड़क दुर्घटना के कारण 3 वाहन अवरुद्ध हो गए। बीच वाली मर्सिडीज में बैठे झांग फैंगजियान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बाहर निकलो और देखो क्या हो रहा है। उनसे कहो कि रास्ता साफ करें। अच्छा, यात्री सीट पर बैठे युवक ने जवाब दिया। कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। 12 सेकंड बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व नियोजित योजना के तहत 6 वैन 3 दिशाओं से घटनास्थल की ओर तेजी से बढ़ी। जोरदार ब्रेक लगाते ही 12 हटे कट्टे आदमी वैन से बाहर निकले और बिजली की गति से तीनों वाहनों के चारों ओर आ गए। जैसे ही दरवाजे खोले गए 6 या 7 लोगों को बाहर घसीट कर निकाला गया। झांग फैंगजियान की आंखें सिकुड़ गईं। कॉलर पकड़कर उसे बाहर खींचते हुए उस हटे कट्टे आदमी का सामना करते हुए वह बुरी तरह से छटपटाते हुए चिल्लाया, तुम कौन हो? मैं झांग फैंगजियान हूँ, झांग ग्रुप का बड़ा बॉस। क्या तुम्हें पता है मुझे नाराज करने के क्या परिणाम होते हैं? मुझे छोड़ दो। टकराना। एक जोरदार मुक्का सीधे उसकी कनपटी पर पड़ा जिससे वह बेहोश हो गया। इसी बीच झांग डेकिन को एक अन्य हटे कट्टे आदमी ने बेहोश कर दिया और फिर उसे एक वैन में धकेल दिया। एक ही समय पर 8 अन्य स्थानों पर झांग परिवार के 8 अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों पर भी रहस्यमय हटे कट्टे लोगों ने घात लगाकर हमला किया और उन्हें बिजली की गति से पकड़ लिया। वे लोग तेजी से आगे बढ़े और बेहद एकांत स्थानों को चुना ताकि उनका पता न चल सके। नानझा कस्बा। तांग शियू ने अपना फोन नीचे रख दिया। उसकी आंखों में दिख रही निर्ममता धीरे धीरे फीकी पड़ गई। झांग परिवार के सभी 12 उच्च पदस्थ सदस्यों को झांग समूह के 9 कर्मचारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें लॉन्ग हानविन द्वारा पहले से तय किए गए एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया था। अभी अभी जो फोन आया था वह लॉन्ग हानविन का था, जिसमें तांग शियू से पूछा गया था कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए। अगर ये तांग शियू की सामान्य शैली होती तो वह स्वाभाविक रूप से उन सभी को मार डालता। लेकिन झांग परिवार शिंगचेन का एक प्रतिष्ठित परिवार है जो व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित करता है। अब जब ऐसी गंभीर घटना घटी है तो निश्चित रूप से कई प्रभावशाली लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा। यदि कल की खबरों में झांग परिवार के सदस्यों के सड़कों पर मृत पाए जाने की खबरें छाई रहती हैं तो इस मामले को सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। झांग परिवार के शीर्ष सदस्यों से निपटने का सही समय तब आएगा जब पूरा झांग समूह इसमें समाहित हो जाएगा। तांग शियू विला से निकलकर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस गया। लॉन्ग जुयाओ को ढूंढने के बाद उसने कहा, मुझे गुआनहू विला ले चलो। बिना कार के बाहर जाना असुविधाजनक है। लॉन्ग जुयाओ मुस्कुराई और बोली, क्या आपको जल्दी है? अगर नहीं तो थोड़ी देर रुकिए, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। मैं आपसे बाद में किसी बात पर चर्चा करूंगी। तांग शियू ने सिर हिलाया। तांग शियू संपत्ति प्रबंधन कार्यालय से अच्छी तरह परिचित थे। विश्राम स्थल पर पहुंचते ही कर्मचारियों ने उन्हें गर्मजोशी से गर्म चाय पिलाई। वे मन ही मन सोचने लगे कि झांग परिवार से निपटने के बाद उन्हें क्या करना है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। उसे अपने अंकों की चिंता नहीं थी। अब उसे जिस बात पर विचार करना था वह थी वह विश्वविद्यालय जिसमें वह आवेदन करेगा। ब्लू सिटी यूनिवर्सिटी एक अच्छा विकल्प था। ये प्रांतीय राजधानी में स्थित था और राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख विश्वविद्यालय था। लेकिन तांग शियू को शंघाई विश्वविद्यालय भी एक अच्छा विकल्प लगा। आखिर शंघाई चीन का सबसे विकसित शहर था जहां परिवहन की अच्छी व्यवस्था थी। भविष्य में अगर वह विदेश भी जाता तो उसे चांगशा से होकर शंघाई या किसी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने प्रशांत महासागर में जो द्वीप खरीदा है उस पर अभी तक यात्रा नहीं की है। परीक्षा समाप्त होने के बाद वे वहां जाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि उनके पास हाल ही में उसके जीर्णोद्धार के लिए पैसे नहीं हैं, फिर भी वे पहले से वहां जाकर व्यवस्था करना चाहते हैं और उसकी देखभाल के लिए किसी को नियुक्त करना चाहते हैं। रिंग रिंग रिंग। तांग शियू के विचारों में खलल उसके मोबाइल फोन की घंटी बजने से पड़ा। तांग शियू ने अपना फोन निकाला, कॉलर आईडी देखी और पाया कि मु किंगपिंग का फोन है। उसने तुरंत फोन उठाया और पूछा, बहन मु, क्या आपको कुछ चाहिए? तुम्हारी माँ यहीं है, वह घर पर है। मैं समझ गया, मैं तुरंत वापस चला जाऊंगा। तांग शियू ने अपनी बात समाप्त करने के बाद दूर व्यस्त खड़ी लॉन्ग जुयाओ पर एक नजर डाली और बिना अलविदा कहे अपने विला की ओर चल दिए। घर लौटकर तांग शियू ने मु किंगपिंग को अपनी माँ से बातें करते देखा। माँ। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। जब सू लिंग्यू ने तांग शियू को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, शियू, कल कॉलेज आवेदन पत्र भरने का दिन है ना? मैं यहाँ तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम किस विश्वविद्यालय में आवेदन करने की योजना बना रही हो? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है। ये सुनकर सू लिंग्यू ने घबराकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कल कॉलेज के लिए आवेदन भरना है। अगर तुमने अभी तक फैसला नहीं किया तो क्या ये समय की बर्बादी नहीं होगी? मुझे बताओ, तुम किस विश्वविद्यालय में जाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अंकों के आधार पर तुम्हें किस विश्वविद्यालय में दाखिला मिल सकता है? तांग शियू ने कहा, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे अंक देश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त हैं। अगर आप मुझसे कुछ विश्वविद्यालयों के नाम पूछना चाहें तो मेरे 2 लक्ष्य हैं। पहला है हमारे प्रांत का ब्लू सिटी विश्वविद्यालय। मैं इस पर इसलिए विचार कर रहा हूँ क्योंकि यह हमारे प्रांत में है और शिंगचेन के पास है। अगर आप रेस्तरां का व्यवसाय नहीं छोड़ते हैं तो मैं आपसे कभी भी मिलने आ सकता हूँ। दूसरा है शंघाई विश्वविद्यालय। ये देश का सबसे तेजी से आर्थिक विकास करने वाला और सबसे समृद्ध शहर है। वहाँ पढ़ाई करने से भविष्य में मेरे लिए बाहरी दुनिया से जुड़ना आसान हो जाएगा। सू लिंग्यू की आंखों में थोड़ी घबराहट झलक रही थी जब उसने पूछा, आपने राजधानी के विश्वविद्यालयों के बारे में नहीं सोचा है? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इस बारे में सोचा तो है, लेकिन मैं राजधानी नहीं जाना चाहता। ये सुनकर सू लिंग्यू ने मानो राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैंने इस बारे में ठीक से सोचा नहीं है। हालांकि राजधानी हमारे देश की राजधानी है, लेकिन अगर तुम वहां पढ़ने जाओगी तो स्नातक होने के बाद जीवन की रफ्तार तेज होगी और दबाव भी बहुत होगा। माँ का मानना है कि तुम्हें शंघाई जाना चाहिए। तांग शियू ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। क्या आपकी जीवनशैली तेज गति वाली है? क्या आप तनाव महसूस कर रहे हैं? बीजिंग में तो ऐसा ही है, लेकिन क्या शंघाई में भी यही हाल नहीं है? मेरी माँ मुझे बीजिंग जाने देने में बहुत हिचकिचा रही हैं। हालांकि उन्होंने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की, फिर भी बोलते समय, खासकर बीजिंग का जिक्र करते समय, वे बहुत घबराई हुई थीं। क्या इसके पीछे कोई छिपा हुआ कारण हो सकता है? तांग शियू ने संकोच से पूछा, माँ, अगर मैं राजधानी में पढ़ाई करने का विकल्प चुनूं तो क्या आपको कोई आपत्ति होगी? ये सू लिंग्यू झिझकी। तांग शियू ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, फिर एक पल बाद सामान्य हो गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर आप मुझे राजधानी जाने के लिए भी कहें तो मैं नहीं जाऊंगा। कैसा रहेगा अगर आप अपना रेस्तरां का कारोबार बंद करके मेरे साथ शंघाई आ जाएं? तो जब मैं कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन भरूंगा तो मैं शंघाई विश्वविद्यालय में आवेदन करूंगा। अगर आप मेरे साथ आने को तैयार नहीं हैं तो मैं ब्लू सिटी विश्वविद्यालय में
आवेदन करूंगा। सू लिंग्यू ने झट से कहा। शियू एर, हमारा पारिवारिक रेस्टोरेंट आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, इसे बंद करना तो कतई नाइंसाफी होगी। मेरी चिंता मत करो, आखिर शिंगचिंग हमारा घर है, मैं यहीं रहूंगी और तुम शंघाई विश्वविद्यालय में दाखिला लो। ये देश का शीर्ष विश्वविद्यालय है, अगर तुम वहाँ मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो भविष्य में और भी ज्यादा नाम कमाओगी। इसके अलावा आजकल परिवहन इतना सुविधाजनक है कि अगर माँ को तुम्हारी याद आए तो वो कभी भी तुमसे मिलने आ सकती हैं, और तुम भी रविवार या छुट्टियों में वापस आ सकती हो। तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, लेकिन मैं शंघाई में शंघाई विश्वविद्यालय के पास एक संपत्ति खरीदूंगी। जब भी तुम शिंगचिंग से ऊब जाओ तो कुछ समय के लिए शंघाई आकर रह सकती हो, और अगर मैं पढ़ाई के लिए शंघाई जाऊं तो तुम यहाँ आ सकती हो। इतना बड़ा विला खाली नहीं रह सकता। सू लिंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा दाखिला शंघाई विश्वविद्यालय में हो जाता है तो मैं निश्चित रूप से यहाँ आकर रहूंगी। यह एक सौदा है। तांग शियू ने अपना मन बना लिया था और वह अच्छे मूड में था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 203 मास्टरमाइंड, चौथा अपडेट, मासिक टिकटों की मांग। तांग शियू की निगाहें मु किंगपिंग पर टिक गईं और उसने कहा, बहन मु, मेरे कमरे में 2 गंदे कपड़े हैं जो अभी तक धुले नहीं हैं। क्या आप कृपया उन्हें मेरे लिए धो देंगी? मु किंगपिंग की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वह मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम दोनों बातें करो, मैं कपड़े धोने जाती हूँ। मु किंगपिंग के जाते ही तांग शियू की निगाहें अपनी माँ पर लौट आईं। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह एक गंभीर भाव आ गया। उसने कहा, माँ, मैंने फैसला कर लिया है कि हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक राज बताऊंगा, लेकिन आपको भी मेरे एक राज का जवाब देना होगा। क्या? सू लिंग्यू ने हैरानी से पूछा। तांग शियू ने कहा, मैंने प्रशांत महासागर में एक निजी द्वीप खरीदने के लिए कुछ पैसे खर्च किए। मेरी योजना इसे भविष्य में एक स्वर्ग में बदलने की है, ताकि अगर आप बाहर के जीवन से ऊब जाएं तो आप वहां जाकर रह सकें। सू लिंग्यू ने अविश्वास से पूछा, एक निजी द्वीप? शियू एर, तुमने इस पर कितना खर्च किया? तांग शियू ने सच्चाई से उत्तर दिया, 25 अरब। फुफकार। हालांकि सू लिंग्यू जानती थी कि उसके बेटे के पास कई 100 मिलियन की संपत्ति है, फिर भी जब उसने सुना कि उसकी संपत्ति 2.5 बिलियन की है तो वह आश्चर्यचकित रह गई। तांग शियू ने समझाया, शुरू में मैंने ये पैसा उधार लिया था, लेकिन बाद में कुछ कारणों से मैंने बहुत पैसा कमाया और इसे वापस कर दिया। इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पैसा अवैध रूप से कमाया गया था। सू लिंग्यू अभी भी कुछ हद तक स्तब्ध थी और बोली, शियू एर, तुम? तांग शियू की आंखों में एक तेज चमक आई और उसने हड़बड़ी में पूछा, माँ, मैंने आपको अपना राज बता दिया है। हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप मुझे राजधानी में पढ़ने जाने के खिलाफ क्यों हैं? अचंभित अवस्था में सू लिंग्यू ने अचानक कहा, ऐसा तुम्हारे पिताजी के परिवार की वजह से है। ये उसके शब्द थे। यह अचानक रुक गया। पल भर में उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। तांग शियू की आंखों में एक सिहरन दौड़ गई। पापा, ये तो बिल्कुल अपरिचित शब्द हैं। बचपन में उसने अपनी माँ से अपने पिता के बारे में कई बार पूछा था, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। जैसे जैसे वह बड़ा और समझदार होता गया, उसने इसके बारे में पूछना बंद कर दिया। वह ये भी जानता था कि जब भी वह पूछता था, उसकी माँ को बहुत दुख होता था, और उसने कई बार उसे चुपके से उस पीली पड़ चुकी काली सफेद तस्वीर को पकड़े हुए आंसू पूछते हुए देखा था। उसे नहीं पता था कि वह आदमी जिंदा है या मर गया है, और न ही उसे इसकी परवाह थी। जो पुरुष बच्चे को जन्म तो देता है लेकिन उसका पालन पोषण नहीं करता, वह पिता कहलाने के योग्य नहीं है। एक गहरी सांस लेते हुए तांग शियू सू लिंग्यू के बगल में बैठ गई, मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर बोली, माँ, मुझे जवाब पहले से ही पता है। आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं शंघाई में पढ़ाई करूंगी और कल जब मैं कॉलेज के लिए आवेदन भरूंगी तो शंघाई विश्वविद्यालय ही चुनूंगी। इसके अलावा अब मैं बड़ी हो गई हूँ और भविष्य में मैं आपकी देखभाल कर पाऊंगी। मेरी बस यही कामना है कि आपका भविष्य स्वस्थ और सुखमय हो। सू लिंग्यू की आंखों में आंसू भर आए और उसने जोर से सिर हिलाया। तब तांग शियू ने अपनी माँ से थोड़ी देर और बातें की। जब मु किंगपिंग बैठक में आई तो उसने अपनी माँ का साथ देने का काम उसे सौंप दिया और खुद घर से निकल गया। जब वह दोबारा संपत्ति प्रबंधन कार्यालय पहुंचा तब तक लॉन्ग जुयाओ अपना काम लगभग पूरा कर चुकी थी। आपकी मंजिल किधर है? अच्छी तरह से फिट होने वाले बिजनेस सूट पहने लॉन्ग जुयाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। तांग शियू ने कहा, गुआनहू विला। लॉन्ग जुयाओ ने आश्चर्य से पूछा, आप गुआनहू विला क्यों जा रहे हैं? वहाँ के नियम बहुत सख्त हैं, बिना पूर्व आरक्षण के आप नहीं जा सकते। तांग शियू ने कहा, लॉन्ग हानविन वहाँ मेरा इंतजार कर रही है। लॉन्ग जुयाओ ने आश्चर्य से पूछा, मेरे चाचा? आप मेरे चाचा के इतने करीब कब से हो गए? तांग शियू हंसते हुए बोली, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। इतने सवाल मत पूछो, चलो चलते हैं, मुझे जल्दी है। लॉन्ग जुयाओ ने तांग शियू को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और फिर तांग शियू को अपनी स्पोर्ट्स कार में बिठाकर नांझा टाउन से दूर चली गई। गुआनहू विला पहुंचने पर लॉन्ग जुयाओ, जो स्पष्ट रूप से वहां नियमित रूप से आती थी, को रोका नहीं गया और बिना किसी बाधा के आगे बढ़ जाने दिया गया। गुआनहुशान विला के पार्किंग स्थल पर कार से उतरने के बाद तांग शियू ने कहा, आपका मिशन पूरा हो गया है, मुझे और भी काम है, इसलिए अब आप वापस जा सकते हैं। लॉन्ग जुयाओ ने झट से कहा, एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तांग शियू ने बेबसी से कहा, तुम यहाँ तक मुझसे बातें करते रहे हो, अब सीधे मुद्दे पर क्यों नहीं आते? ठीक है, क्या बात है? लॉन्ग जुयाओ ने चिढ़कर कहा, क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है? ड्राइविंग स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा था कि तुम ड्राइविंग स्कूल कब जा रहे हो। अगले बैच के छात्रों की परीक्षा में बस कुछ ही दिन बचे हैं, वो तुम्हें लाइन में आगे जाने दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें पहले गाड़ी को समझना होगा और देखना होगा कि तुम उसे चला सकते हो या नहीं। तांग शियू को अचानक याद आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ड्राइविंग स्कूल के प्रिंसिपल को बता देना कि मैं कल वहाँ जाऊंगी। लॉन्ग जुयाओ ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अगर आप कुछ दिनों में परीक्षा दे सकते हैं तो ड्राइविंग स्कूल के प्रिंसिपल आपके लिए पहले से ही सारी व्यवस्था कर देंगे। आपको बस थोड़ी देर के लिए आना होगा और फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए इंतजार करना होगा। तांग शियू ने पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में कितना समय लगता है? लॉन्ग जुयाओ मुस्कुराई और बोली, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आधे महीने के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस जरूर दिलवा दूंगी। अच्छा। तांग शियू सहमत हो गया और उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां उसने लॉन्ग हानविन से मिलने की व्यवस्था की थी। कार के दरवाजे के सामने खड़ी लॉन्ग जुयाओ ने तांग शियू की जाती हुई आकृति को घूरते हुए मन ही मन बुदबुदाया, वह आदमी कितना बदतमीज है। मैंने उस घटिया ड्राइविंग लाइसेंस को पाने के लिए बहुत जुगाड़ किया और उसने धन्यवाद तक नहीं कहा। लगभग 12 मीटर दूर तांग शियू अचानक रुक गई और मुड़कर बोली, लॉन्ग जुयाओ धन्यवाद। कुआ लॉन्ग जुयाओ स्तब्ध रह गई, उसके खूबसूरत चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया।
वह क्या उसने वह सुना होगा जो उसने अभी कहा? असंभव। मेरी आवाज इतनी धीमी थी और मैं 10 मीटर से भी ज्यादा दूर थी। अगर उसकी सुनने की शक्ति असाधारण न होती तो वह मुझे सुन ही नहीं पाता। लॉन्ग जुयाओ ने खुद को दिलासा दिया, फिर तांग शियू को हाथ हिलाकर इशारा किया और तुरंत ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। कार स्टॉप की और तेजी से गाड़ी चलाकर चली गई। तांग शियू मुस्कुराते हुए स्पोर्ट्स कार को गेट की ओर जाते हुए देखता रहा। उसने वाकई में अभी-अभी लॉन्ग जुयाओ की बड़बड़ाहट सुनी थी। आखिर उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। आम लोग शायद इसे न सुन पाएं, लेकिन उसे सुनने में कोई दिक्कत नहीं थी। गुआनहू विला के सबसे गहरे हिस्से में टी हाउस के अंदर लॉन्ग हानविन, चेन झिजोंग, कांगजिया, मियाओ वेंटांग, शाओ मिंगजेन, ओयान लेई, चुई, बाई ताओ, लॉन्ग जेंग्यू और अन्य लोग पहले से ही एक साथ एकत्र हुए थे। झांग परिवार पर हमला अब लगभग समाप्त हो चुका है। समूह झांग परिवार से प्राप्त संपत्ति को बांटने आया है। उनके अनुमानों से पता चलता है कि झांग परिवार वास्तव में बहुत धनी है, जिसकी कुल संपत्ति 20 अरब से अधिक है। माफ कीजिए, कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे देर हो गई। तांग शियू के आगमन ने तुरंत ही सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। लॉन्ग हानविन हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, हमने वो सब कर लिया है जो हमें करना था और अब कोई आखिरी काम निपटा रहा है। तांग शियू, जहां तक मुझे पता है तुम कल कॉलेज का आवेदन पत्र भरने के लिए स्कूल जा रही हो, है ना? तो क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम किस विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहती हो? शंघाई विश्वविद्यालय, तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लॉन्ग हानविन के चेहरे के भाव बदल गए और वह मुस्कुराए, यह वाकई एक बेहतरीन विश्वविद्यालय है। मुझे लगता है कि आपके व्यक्तित्व को देखते हुए, चूंकि आपने इस विश्वविद्यालय में आवेदन करने की हिम्मत की है, तो आपको पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। आइए, मैं आपको शराब के बजाय चाय पिलाता हूं और कामना करता हूं कि आपके सभी सपने सच हों और आप उच्च शिक्षा के एक प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश पा सकें। चलो, साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। मियाओ वेंटांग भी खड़ी हो गईं और मुस्कुराते हुए बोलीं। अब वहां मौजूद सभी लोग बेहद खुश थे। अगर तांग शियू न होते तो वे इतनी बड़ी रकम कभी नहीं कमा पाते। अगर 20 अरब से अधिक की राशि को विभिन्न गुटों में बराबर बांट दिया जाए तो भी संभवतः प्रत्येक को अरबों मिलेंगे। अरबों। इन बड़े परिवारों और धनी व्यक्तियों के लिए भी इतनी रकम कमाने में शायद कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे। चाय का प्याला खत्म हो गया। लॉन्ग हानविन ने तांग शियू को ध्यान से देखते हुए पूछा, झांग परिवार का तो बुरा हाल होने वाला है। हम फिलहाल उनकी संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। तांग शियू, तुमने जिन झांग परिवार के सदस्यों को अगवा किया है, उनके साथ तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, झांग डेकिन और झांग फेंगजियान को मरना ही होगा। बाकी लोगों के बारे में मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। वे कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने जाता हूँ। लॉन्ग हानविन ने कहा, मैंने पहले ही लोगों को उन्हें यहाँ लाने के लिए भेज दिया है और उन्हें फिलहाल लोंगहू विला में एक गुप्त भूमिगत कमरे में रखा गया है। तांग शियू ने सिर हिलाया और कांगशिया की और देखते हुए कहा, आप उनसे पैसे के बंटवारे के बारे में बात कर सकते हैं। साथ ही खुफिया जानकारी खरीदने के लिए आपने जो 200 मिलियन अलग रखे हैं, उसके अलावा बाकी रकम उस बड़े प्रोजेक्ट में लगा दें जिसे हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। बस इतना ही। लॉन्ग जेंग्यू के नेतृत्व में वह तेजी से लोंगहू विला के भूमिगत गुप्त कक्ष की ओर बढ़ा। एक भूमिगत कक्ष। झांग परिवार के 21 सदस्य या झांग समूह के प्रमुख अधिकारी, जिन्हें बंधक बनाया गया था, चुप हो गए। हालांकि उन्हें शक था, लेकिन उन्होंने अभी तक प्रभारी व्यक्ति को नहीं देखा था, इसलिए वे निश्चित नहीं थे कि उन्हें अगवा करने के लिए किसने लोगों को भेजा था। चरमराहट। भूमिगत कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और चाकू लिए हुए 4 हटे कट्टे आदमी निर्मम भाव से कक्ष में प्रवेश कर गए। आप आखिर हैं कौन? झांग डेकिन, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, दीवार के कोने पर पसरा हुआ बैठा था और गुस्से से चिल्ला रहा था। मैं आपको बता दूं। तांग शियू कमरे में दाखिल हुआ। झांग डेकिन के गुस्से भरे चेहरे को देखकर उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। लॉन्ग जेंग्यू उसके पीछे पीछे हाथ बांधे हुए चल रहा था, मानो कोई बढ़िया तमाशा देख रहा हो। यह आप है? झांग डेकिन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह बेसुध होकर चीखने लगी। झांग फेंगजियान ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। उनकी निगाहें ठंडी निगाहों से लॉन्ग जेंग्यू पर घूमीं और अंत में तांग शियू पर टिक गईं। कुछ पल तांग शियू को गौर से देखने के बाद वह मुड़े और गहरी आवाज में पूछा, डेकिन, क्या तुम उसे जानते हो? तांग शियू ने देखा कि एक हटे कट्टे आदमी ने कुर्सी लाकर रखी, बैठ गया, पैर मुड़े और हंसते हुए बोला, वह मुझे जानती है, बिल्कुल जानती है। अगर मैं राख में बदल भी जाऊं तब भी वह मुझे पहचान लेगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ, मिस झांग? झांग डेकिन की आंखों में भय झलक उठा। तांग शियू के प्रकट होते ही उसे पता चल गया था कि उसका अंत निश्चित है। उसने तांग शियू की क्रूरता को अपनी आंखों से देखा था। उसने 3 विदेशी हत्यारों को भी मार डाला था। ऐसा आदमी उसे कभी नहीं छोड़ेगा। तांग शियू हंसते हुए बोला, अब तुम्हें डर का एहसास हुआ? मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन तुमने मुझे मारने के लिए विदेशी हथियारों को पैसे देकर काम करवाने की हिम्मत की। मेरे प्रति तुम्हारी इस नफरत के लिए मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को नरक के राजा के पास भेज दूंगा। अध्याय 204 मानसिक यातना। पहला अपडेट। मासिक टिकटों की मांग। झांग डेकिन कांप उठी। उसकी आंखों में और भी अधिक भय भर गया और उसकी आवाज और भी तीखी हो गई जब वह चिल्लाई, तांग शियू, क्या तुमने मेरे भाई का अपहरण किया है? तांग शियू हंसते हुए बोली, वह बदनसीब लड़का झांग यूंगजिन सचमुच मर गया है। न सिर्फ वह मरा है, बल्कि तुम्हारी प्यारी बहन भी मर गई है। चिंता मत करो, तुम जल्द ही उससे मिलने जा सकोगे। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारा पूरा परिवार वहां फिर से मिल सके। झांग डेकिन के चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसकी तीखी निगाहें तांग शियू पर टिकी थी और वह दिल दहला देने वाली पीड़ा में चीख रही थी। क्यों? तू हरामखोर, तूने मेरे भाई को क्यों मारा? अगर तेरी हिम्मत है तो मुझे मार डाल। तू हरामखोर, तांग शियू ने व्यंग्य करते हुए कहा, खैर, श्राप दो। जब तक तुम्हारे शरीर में सांस है, अपने सारे गुस्से को निकाल दो, वरना मरने के बाद तुम एक प्रतिशोधी भूत बन जाओगे और कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाओगे। झांग फेंगजियान और झांग परिवार के सदस्य तांग शियू और झांग डेकिन की बातचीत सुन रहे थे। अब उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि उनके अपहरण के पीछे यही युवक था और यही वह व्यक्ति था जो उनके झांग परिवार को नष्ट करना चाहता था। उन्हें झांग डेकिन और इस युवक के बीच गहरी दुश्मनी का भी आभास हुआ। झांग फेंगजियान ने निराशा से तांग शियू की ओर देखा, फिर मुड़कर गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, कमीने, मुझे बताओ, क्या हुआ? तुम और तुम्हारा भाई उसके दुश्मन कैसे बन गए? झांग डेकिन का कोसना अचानक रुक गया और उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। तांग शियू ने ताना मारते हुए कहा, कहते हैं पुनर्जन्म एक हुनर है, लगता है बच्चे पैदा करना भी एक हुनर है। तुम ही होगे झांग फेंगजियान, है ना? मैंने वो जांच रिपोर्ट देखी है, फोटो में तुम ही हो। मैं कह रही हूँ, तुम्हारे जैसा चालाक इंसान 2 बेवकूफ बच्चे कैसे पैदा कर सकता है? परिवार पर मुसीबत लाने के अलावा उनका क्या काम है? झांग फेंगजियान दहाड़ते हुए बोला, क्या तुमने सचमुच मेरे बेटे को मार डाला?
तांग शियू ने कहा, उसे मार डालो, उसकी भयानक मौत होनी चाहिए। झांग फेंगजियान ने पीड़ा से अपनी मुट्ठियां भींची, लेकिन फिर उन्हें ढीला छोड़ते हुए तांग शियू की ओर सीधे देखते हुए कहा, मुझे बताओ, तुम्हारे मन में उनके लिए कितनी गहरी नफरत है कि तुम हमारे पूरे झांग परिवार को मिटाना चाहते हो। तांग शियू ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे प्यारे बच्चों ने क्या गड़बड़ कर दी। उन्होंने देश में घुसपैठ करने और मुझे मारने की कोशिश करने के लिए विदेशी हथियारों को किराए पर लेने में पैसा खर्च किया। तुमने नांझा कस्बे के बाहर मारे गए उन 3 लोगों के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? वे वही हत्यारे थे जिन्हें तुम्हारे बच्चों ने किराए पर लिया था। दुर्भाग्य से वे बहुत कमजोर थे। वे न केवल मुझे मारने में असफल रहे, बल्कि मैंने उन्हें अपने हाथों से मार डाला। झांग फेंगजियान ने हैरानी से कहा, तो नांझा कस्बे में वह हत्या तुमने ही की थी? और तुम्हारा मेरे झांग परिवार से भी संबंध है? लगता है तुम सही कह रही हो, मैंने वाकई उन 2 बच्चों को जन्म दिया है जिन्होंने मुझ पर विपत्ति लाई है। तांग शियू ने व्यंग्य करते हुए कहा, असल में मैं झांग परिवार के मामले को सुलझाने के बारे में सोच रहा था। अब जब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो भविष्य में अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए मुझे डर है कि आप में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। लॉन्ग जेंग्यू, अपने आदमियों को आदेश दो कि उन सबको मार डालें और समुद्र में फेंक दें। लॉन्ग जेंग्यू हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, मेरे पिताजी ने सारी व्यवस्था कर ली है। हम उनके शवों को अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में भेजकर कभी भी फेंक सकते हैं। झांग फेंगजियान ने लॉन्ग जेंग्यू को गहरी नजर से देखा और कड़वाहट से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके लॉन्ग परिवार को इतना अच्छा मददगार मिल जाएगा। आपके पिता ने उसे हमारे झांग परिवार का दुश्मन बनने का आदेश दिया था ताकि हमें शिनचेंग से बाहर निकाल दिया जाए, है ना? वे तीनों हत्यारे तो बस एक बहाना थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके लॉन्ग परिवार ने ये कैसे कर दिखाया। अगर आप ओयान परिवार के साथ भी मिल जाते तो भी शायद ये हासिल करना बहुत मुश्किल होता। लॉन्ग जेंग्यू ने हंसते हुए कहा, झांग फेंगजियान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसके पीछे मुख्य शक्ति मेरा लॉन्ग परिवार है? क्या तुम्हें लगता है कि अगर हमारा लॉन्ग परिवार सच में इतना शक्तिशाली होता तो हम इतने सालों तक शिनचेंग में तुम्हारे झांग परिवार के विकास को बर्दाश्त करते? झांग फेंगजियान चौंक गया और उलझन में पूछा, वह कौन है? लॉन्ग जेंग्यू ने तांग शियू की ओर इशारा करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे झांग परिवार की सबसे बड़ी गलती उसे उकसाना थी। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं तुम्हें शांति से मरने दूंगा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे झांग परिवार पर हुए इस हमले में कितनी ताकतें शामिल थीं? झांग फेंगजियान ने पूछा, कितना? लॉन्ग जेंग्यू हंसते हुए बोले, पहला, हमारा लॉन्ग परिवार, दूसरा, उनका शिष्य चेन झिचोंग, तीसरा, जिंगमिन द्वीप का ओयान परिवार, चौथा, हैकिंग प्रांत का मियाओ वेंटांग, पांचवां, उत्तरी जियांगसू का शाओ मिंगजेन, छठा, राजधानी का चू परिवार, सातवां, राजधानी का बाई परिवार, और एक आठवां भी है। झांग फेंगजियान का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, उसकी आंखों में डर झलक रहा था। लॉन्ग जेंग्यू द्वारा इतने शक्तिशाली व्यक्तियों का जिक्र सुनकर वह समझ गया कि झांग परिवार का पतन निश्चित है। उसके होंठ कांप रहे थे और उसने अविश्वास से लॉन्ग जेंग्यू को देखते हुए कांपती आवाज में पूछा, आठवां कौन है? लॉन्ग जेंग्यू ने तांग शियू की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, शिंगतांग ग्रुप, वो तो उसकी कंपनी है। शायद आपको यह उम्मीद नहीं थी कि कांग शिया का बॉस असल में वही है ना? क्या इस बार झांग फेंगजियान ही नहीं बल्कि डर से कांपते हुए झांग देकिन और झांग परिवार के अन्य सदस्य, साथ ही झांग समूह के वरिष्ठ नेता भी सदमे में थे। कांग जिया, क्या वह वास्तव में तांग शियू के लिए काम कर रहा है? शेंग तांग समूह के असली मास्टरमाइंड वास्तव में तांग शियू हैं? वह आखिर है कौन? उसमें ऐसे कौन से गुण थे जिनके कारण कांग शिया ने स्वेच्छा से उसके लिए काम किया? झांग फेंगजियान ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या ये सभी ताकतें इस साजिश में शामिल थीं? क्या ये सब उसकी वजह से हुआ? लॉन्ग जेंग्यू हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही, ये सब तांग शियू की वजह से है। मुझे लगता है कि अगर कोई और होता तो उसके पास इतना प्रभाव नहीं होता कि वह आपके झांग परिवार से निपटने के लिए इतनी ताकत जुटा सके। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, लॉन्ग जेंग्यू, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ये सब मरने वाले हैं, चलो इन्हें जल्दी मार देते हैं। झांग परिवार की संपत्ति पर जल्दी कब्जा कर लेते हैं और फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। मुझे बहुत काम करना है और मैं इतने आलसी हूँ कि इस छोटे से झांग परिवार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। छोटा झांग परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पीले पड़ गए थे, उनके दिल भय से भरे हुए थे। अचानक झांग परिवार के एक सदस्य ने सिर उठाया, उसकी निगाहें तांग शियू पर टिकी थीं और उसने जल्दबाजी में पूछा, श्रीमान तांग, हमारे बीच गलतफहमी हो गई है। आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले झांग देकिन और उसका भाई थे। यहाँ तक कि उनके पिता को भी इसके बारे में पता नहीं था। मुझे लगता है कि अगर उन्हें पता होता तो वे झांग देकिन और झांग योंगजिन को रोक देते। इसके अलावा अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। हम उस मामले में शामिल नहीं थे और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। क्या आप हमें जाने देंगे? अगर आप झांग परिवार की सारी संपत्ति चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मेरे पास पैसा है, मैंने वर्षों से बहुत पैसा बचाया है और मैं ये सब आपको दे दूंगा। झांग परिवार के एक अन्य सदस्य ने हड़बड़ी में कहा, मेरे पास भी पैसा है और मैं अपनी जान बचाने के लिए कीमत चुकाने को तैयार हूँ। हमें मत मारो, अगर हमारा झांग परिवार बर्बाद हो गया तो हम कंगाल हो जाएंगे। हम भविष्य में तुमसे दूर रहेंगे और बेहतर होगा कि हम तुम्हें इस जन्म में फिर कभी न देखें। अगर फिर भी तुम संतुष्ट नहीं होते तो झांग देकिन को मार डालो। वही दोषी है, वही मौत की हकदार है। आप झांग देकिन अविश्वास से उन दोनों कुलवासियों को घूर रही थी जो बात कर रहे थे। एक उसका चाचा था और दूसरी उसकी चाची। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही भतीजी के साथ विश्वासघात करेंगे। झांग फेंगजियान ने अपने छोटे भाई और बहन को पीड़ा भरे भावों से देखा। उसका दिल इतना दुख रहा था कि उसकी सांसें लगभग रुक गई थीं। लेकिन वह मरना नहीं चाहता था, वह जीना चाहता था। मेरा बेटा मर गया, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो वे वास्तव में निसंतान और वंशजहीन हो जाएंगे। झांग फेंगजियान की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। उन्होंने झांग देकिन को घूरकर देखा, फिर मुड़कर गंभीरता से कहा, तांग शियू, कर्म का चक्र चलता रहता है। हालांकि झांग देकिन मेरी बेटी है, लेकिन उसे तुम्हें मारने के लिए हथियारों को भेजने से पहले अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। जैसा कि कहावत है, एक व्यक्ति जो करता है उसे उसकी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। अगर हमारे झांग परिवार को नष्ट करना तुम्हारा क्रोध शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उसे भी मार डालो। बाकी लोगों के लिए मुझे आशा है कि तुम हमारी जान बख्श दोगे। इसके बाद हम शिनचेंग छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे और फिर कभी तुमसे नहीं मिलेंगे। पापा, झांग देकिन का खून खौल उठा और उसने मुंह भर खून उगल दिया। खून को नजरअंदाज करते हुए उसने अविश्वास से अपने पिता को देखा। वह समझ सकती थी कि उसके चाचा और चाची ने उसे क्यों त्याग दिया था और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। आखिरकार उनके अपने स्वार्थी इरादे थे। लेकिन झांग फेंगजियान उसका स्वयं का पिता है। कहते हैं कि बाघ भी अपने शावकों को नहीं खाते, फिर भी वह उसे मरने देने के बजाय खुद मरना पसंद
करेगा। निराशा। झांग डेकिन इतनी दुखी थी कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। अचानक उसे गहरा दुख हुआ। ये सोचकर दुख हुआ कि उसके ऐसे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। वे कायर थे जो जीवन से चिपके रहते थे, वे निर्लज थे। झांग डेकिन को मौत से डर लगता था, लेकिन अपनी निश्चित मृत्यु को जानते हुए अपने परिवार के प्रति घृणा ने उसे बेपरवाह बना दिया। वह दहाड़ते हुए बोली, तांग शियू, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें आज ही बता देती हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, वे भी तुम्हें मारना चाहते हैं। जब तुमने लॉन्ग परिवार को ज़ैशानपिंग पर कब्जा करने में मदद की, तो वे तुम्हें मारना चाहते थे। मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ और मैं विदेशी हथियारों से संपर्क नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे अपनी संपर्क जानकारी दी और मुझे उकसाया कि मैं किसी को तुम्हें मारने के लिए भेजूं। अरे कमीने, तुम बकवास कर रहे हो। ये तो सरासर मानहानि है। तुम बकवास कर रहे हो। बेशर्म हो। धत तेरी की। झांग परिवार के सदस्यों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वे गुस्से से झांग डेकिन के दहाड़ने का इंतजार करने लगे। झांग फेंगजियान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी बेटी की और उनकी निगाहें उदासीनता से भरी हुई थीं। तांग शियू ने झांग परिवार के सदस्यों को कुत्तों की तरह लड़ते हुए देखा और ठंडे स्वर में अपना सिर हिलाया। उसने ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी और इस घटना ने झांग परिवार के प्रमुख सदस्यों को खत्म करने के उसके संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। लॉन्ग झेंग्यू, मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। लॉन्ग झेंग्यू हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, इसका पूरी तरह से समाधान हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। एक पल इंतजार करें। झांग फेंगजियान ने गहरी आवाज में चिल्लाया। तांग शियू रुक गई और झांग फेंगजियान की ओर देखकर पूछा, क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? झांग फेंगजियान ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, तांग शियू, हमारी जान बख्श दो और मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, बहुत बड़ी रकम। तांग शियू के पास पैसों की कमी थी, लेकिन वह झांग फेंगजियान को आसानी से नहीं छोड़ सकता था। हालांकि मरते हुए लोगों से पैसे निकालने में उसे कोई अपराध बोध नहीं हुआ। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जिंदगी की कीमत कितनी है? झांग फेंगजियान ने गंभीरता से कहा, 30 अरब। मैं अपनी जान बचाने के लिए 30 अरब देने को तैयार हूँ। यह मेरी आखिरी बची हुई संपत्ति है। मेरे परिवार में मेरे अलावा किसी को इसके बारे में पता नहीं है। अगर आप हमें जाने देने को तैयार हैं, तो ये सारे 30 अरब आपके हैं। अध्याय 205 एक सनसनी, दूसरा अपडेट, कृपया वोट करें। तांग शियू चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि झांग फेंगजियान के पास इतना पैसा होगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने लॉन्ग झेंग्यू की ओर देखा और कहा, पैसा लो और उन्हें रिहा कर दो। लॉन्ग झेंग्यू चौंक गया और हिचकिचाते हुए बोला, क्या आप सचमुच उन्हें रिहा करने जा रहे हैं? रखना, तांग शियू ने निश्चितता के साथ कहा। लॉन्ग झेंग्यू ने बेबसी से कहा, क्या आपको पहाड़ पर बाघ के वापस लौटने से डर नहीं लगता? तांग शियू ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या वे शेर हैं? अगर उन्होंने दोबारा मुझे नाराज करने की हिम्मत की, तो मैं उन्हें न केवल इस देश में, बल्कि अगर वे विदेश में किसी भी देश में भाग भी जाएं, तो भी ढूंढ निकालूंगा और उन्हें मरने का पछतावा करवाऊंगा। झांग परिवार के सदस्यों में एक सिहरन दौड़ गई और वे सभी चुपचाप अपने सिर नीचे झुका लिए। अभी तांग शियू ने लॉन्ग झेंग्यू को इशारा किया, फिर मुड़कर गुप्त कमरे से बाहर निकल गया। चायखाने में वापस आकर तांग शियू ने सबकी निगाहें देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बुरा नहीं है। झांग फेंगजियान अपने पूरे खानदान की जान बचाने के लिए 3 अरब और देने को तैयार है। लॉन्ग हानवेन ने पूछा, आप सहमत हो गए? तांग शियू ने व्यंग्य करते हुए कहा, हम भला इस बात पर कैसे सहमत हो सकते हैं, लेकिन पहले पैसा जुटा लेते हैं। लॉन्ग झेंग्यू से हम वहीं निपट लेंगे। मुझे बताओ, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि झांग परिवार के सभी सदस्य मर जाएं जबकि झांग समूह के शीर्ष अधिकारी बच जाएं? शाओ मिंगज़ेन ने कहा, मेरे पास एक तरीका है। तांग शियू के चेहरे के भाव बदल गए और उसने पूछा, कौन सा तरीका? शाओ मिंगज़ेन ने व्यंग्य करते हुए कहा, उन्हें झांग परिवार के सदस्यों को अपने हाथों से मारने दो और फिर उन्हें और उनके परिवार को विदेश भेजने का कोई रास्ता निकालो। हत्याएं तो उन्होंने ही की हैं और भले ही हम उन्हें मजबूर कर रहे हों, वे जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। वे इस मामले में चुप ही रहेंगे। इसके अलावा देश से बाहर होने पर वे कोई गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। यह मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे पूरी तरह से संभाल लूंगा। चलिए इसे इस तरह करते हैं। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा। अगले दिन तांग शियू नानझा कस्बे से निकला और टैक्सी लेकर शिंगचिंग नंबर 1 हाई स्कूल गया। आज कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन पत्र भरने का अहम दिन था और वह इसे चुकाना नहीं चाहता था। वैसे भी उसने स्कूल चुन लिया था, उसे बस वहां फॉर्म भरने थे और फिर घर जाकर अपने नतीजों का इंतजार करना था। यह एक समाचार है, झांग समूह अचानक ढह गया है और इसके सभी शीर्ष अधिकारी गायब हो गए हैं। अफवाह है कि लॉन्ग समूह, शिंगटांग समूह और ओयांग समूह ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी कर दावा किया है कि झांग समूह के एक शीर्ष अधिकारी झांग फेंगन ने धरती पर स्वर्ग परियोजना के लिए तीनों समूहों के आवंटित कोष से 10 अरब युआन से अधिक की चोरी की और सजा से बचने के लिए भाग गया है। टैक्सी में लगे लाउडस्पीकर से ये खबर आई। घोषणा सुनकर ड्राइवर, जो एक युवक था, ने यात्री सीट पर बैठी तांग शियू की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, ये कहावत सचमुच सच साबित करती है, लोग धन के लिए मरते हैं, पक्षी भोजन के लिए मरते हैं। झांग समूह एक विशाल और शक्तिशाली परिवार है, फिर भी इस उच्च पदस्थ सदस्य ने लालच में आकर परियोजना के पैसे चुरा लिए और भाग गया। ये तो सचमुच लालच से परे है। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये सब झांग परिवार के ही सदस्यों ने रचा होगा। वे भी गायब हो गए हैं, है ना? वे सब एक साथ भाग गए होंगे। तांग शियू ने बेपरवाही से जवाब दिया, बड़े जंगल में हर तरह के पक्षी होते हैं। युवा ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ पटका, उसके चेहरे पर सहमति के भाव थे और उसने कहा, बिल्कुल सही, यही तो असली बात है। इस बार झांग समूह का सफाया हो गया है और झांग समूह के लिए काम करने वाले भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। झांग परिवार के साथ व्यापार करने वालों का तो और भी बुरा हाल होगा। दुर्भाग्य की बात है ना? तांग शियू मन ही मन मुस्कुराया। उन्हें न केवल कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वे झांग परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने में भी सफल रहे। भला वे बदकिस्मत कैसे हो सकते थे? युवा टैक्सी ड्राइवर ने कहा, भाई, मुझे यकीन है कि आपने इसके बारे में सुना होगा, है ना? झांग समूह हाल ही में तरह तरह के घोटालों में फंसा है। उन्होंने गुंडों को परियोजनाओं पर कब्जा करने का आदेश दिया और घटिया निर्माण कार्य भी किया। खैर, जो लोग बहुत बुरे काम करते हैं, उनका अंत अवश्य होता है। झांग समूह का पतन हम जैसे आम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। तांग शियू ने संदेहपूर्वक पूछा, क्या झांग समूह की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है? युवा ड्राइवर ने आंखें घुमाईं और चिढ़कर कहा, ये सिर्फ बदनामी की बात नहीं है, ये तो सरासर घिनौना है। झांग ग्रुप के कर्मचारियों ने पहले ही जानकारी लीक करना शुरू कर दिया है। वे बता रहे हैं कि उनकी निर्माण गुणवत्ता कितनी घटिया है और वे कितने ही संदिग्ध काम करते हैं। संक्षेप में, अखबार, टेलीविजन और इंटरनेट सभी झांग ग्रुप के अमानवीय होने के आरोपों से भरे पड़े हैं। ये सुनकर तांग शियू ने मन ही मन लॉन्ग हानवेन और चेंग झिझोंग के तरीकों की प्रशंसा की।
हालांकि वह इस मामले का प्रभारी था और योजना का अधिकांश भाग समझता था, लेकिन वास्तविक क्रियान्वयन बेहद जटिल था और इसके परिणाम वास्तव में उल्लेखनीय थे। उस दिन चांगशा के मीडिया में झांग समूह से जुड़ी खबरें छाई हुई हैं और यहां तक कि राष्ट्रीय समाचारों में भी ये सुर्खियां बटोर रही हैं। सरकार और अभियोजन पक्ष ने जांच शुरू कर दी है और अगर आरोप सही साबित हुए तो झांग समूह का हमेशा के लिए सफाया हो सकता है। और ये कड़वी सच्चाई एक बार फिर इस कहावत को सच साबित करती है, जब पेड़ गिरता है तो बंदर इधर उधर भागते हैं, जब दीवार गिरती है तो सब मिलकर उसे गिरा देते हैं। झांग समूह इस समय एक नाजुक मोड़ पर है, पतन के कगार पर खड़ा है। अब बस कुछ ही समय की बात है जब तक कि वह दिवालिया नहीं हो जाता। तांग शियू शिंगचिंग नंबर 1 हाई स्कूल पहुंचा और सीधे कक्षा 10 में दाखिला ले लिया। चूंकि हाई स्कूल के दौरान यह उनकी आखिरी मुलाकात थी और उनमें से कई शायद जीवन में फिर कभी एक दूसरे से न मिल पाएं, इसलिए सभी ने इस दोस्ती को संजो कर रखा था। यहाँ तक कि जिन छात्रों को पहले तांग शियू नापसंद था, उन्होंने भी उसके प्रति कोई शत्रुता नहीं दिखाई। युआन चुलिंग, चेंग यानान, जिया वानफिन और ली जियाओकियान एक साथ फुसफुसा रहे थे। जब तांग शियू पहुंचे तो युआन चुलिंग ने तुरंत उसे अपने पास खींच लिया। बॉस, क्या आपने तय कर लिया है कि किस विश्वविद्यालय में आवेदन करना है? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, शंघाई विश्वविद्यालय। युआन चुलिंग हंसते हुए बोली, मुझे अपने अंकों का पता है। अगर आप मुझे ट्यूशन भी दें तो भी मुझे डर है कि शंघाई के किसी विश्वविद्यालय में दाखिला पाने के लिए मेरे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अंक पर्याप्त नहीं होंगे। हालांकि मैं शंघाई में ही पढ़ाई करने की योजना बना रही हूँ और जिस विश्वविद्यालय में मैं आवेदन करने जा रही हूँ वह शंघाई का एक प्रमुख और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। चेंग यानान ने कहा, मैं बीजिंग में पढ़ाई करने की योजना बना रही हूँ। मेरी बहन का जल्द ही बीजिंग वापस तबादला हो रहा है, इसलिए मुझे भी उसके साथ जाना होगा। शियाओकियान अच्छा कर रही है, वह लाचिंग में गोल्डन क्लासिक्स म्यूजिक अकेडमी में पढ़ सकती है। मुझे पहले पता नहीं था कि वह संगीत में इतनी प्रतिभाशाली है और उसे तो शिक्षक हुआंग जी ने शिष्य के रूप में भी स्वीकार कर लिया है। तांग शियू ने ली शियाओकियान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो। ली शियाओकियान ने विनम्रता से कहा, दरअसल मुझे भी आपकी मदद से फायदा हुआ। तांग शियू, उस समय शिक्षक हुआंग जी और अन्य लोग आपको गोल्डन क्लासिक्स म्यूजिक अकादमी में प्रोफेसर के रूप में भर्ती करना चाहते थे, लेकिन आपने मना कर दिया। बाद में मैंने शिक्षक हुआंग जी और अन्य लोगों से कई बार संपर्क किया और मुझे एक पद मिल गया। तांग शियू ने कहा, मुझे संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं है और भविष्य में भी मेरा इस क्षेत्र में करियर बनाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए अगर मैं गोल्डन क्लासिक्स कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक में नहीं जाती तो कोई बात नहीं। शिया वानफिन का क्या? आप भविष्य में कहाँ पढ़ने की योजना बना रही हैं? शिया वानफिन ने कहा, मैं जिंगनान विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे प्रवेश मिलेगा या नहीं। अगर मुझे अपनी पहली पसंद के रूप में प्रवेश नहीं मिलता है तो मैं अपनी दूसरी पसंद के रूप में लाचेंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी कॉलेज में आवेदन करूंगी। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, आप सभी को आपके सपनों के विश्वविद्यालयों में दाखिला मिलने की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक हान यही हैं, चलिए अपनी अपनी सीटों पर वापस चलते हैं। कक्षा के द्वार पर हान किंगवू मुस्कुराते हुए खड़ी थीं, उनकी निगाहें कक्षा में बैठे विद्यार्थियों पर टिकी थीं। उन्होंने तांग शियू पर एक पल के लिए अपनी निगाहें टिकाईं, फिर मुस्कुराते हुए मंच की ओर बढ़ीं और बोली, आज कॉलेज आवेदन पत्र भरने का दिन है। मुझे विश्वास है कि सभी ने अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा लिया होगा, इसलिए कॉलेज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आप इसे गंभीरता से लेंगे। ये रहे आवेदन पत्र, मैं इन्हें अभी आप सभी को दे रही हूँ। आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद तांग शियू ने तुरंत शंघाई विश्वविद्यालय को अपनी पहली पसंद के रूप में भर दिया। उन्होंने दूसरी या तीसरी पसंद नहीं भरी क्योंकि उन्हें लगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हान किंगवू तांग शियू के पास आए, उसके द्वारा भरे गए फॉर्म को देखा, भौहें चढ़ाकर बोली, तुम्हारे दूसरे और तीसरे विकल्प का क्या हुआ? तुमने उन्हें क्यों नहीं भरा? तांग शियू ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे पूरा भरोसा है। हान किंगवू ने चिढ़कर कहा, मुझे पता है कि तुम आत्मविश्वास से भरी हो, लेकिन वह कहावत क्या है, अप्रत्याशित चीजें हमेशा संभव होती हैं। अगर तुम्हारा दाखिला नहीं हुआ तो, इसलिए मेरी बात सुनो, 2 और पसंदीदा स्कूलों के नाम लिखो। अगर तुम्हें अपनी पहली पसंद में दाखिला मिल गया तो बाकी सब मायने नहीं रखेगा। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह जानता था कि हान किंगवू में आत्मविश्वास की कमी है, हालांकि वह उससे बहस करने में बहुत आलसी था। उसने बस आवेदन पत्र उसके हाथ में थमा दिया, खड़ा हुआ और बोला, शिक्षक हान, मुझे और भी काम है। अगर कोई और बात नहीं है तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? हान किंगवू ने तांग शियू को रोककर कहा, 1 मिनट रुको, मुझे अपना क्लास का काम खत्म करने के बाद तुमसे कुछ कहना है। तांग शियू ने पूछा, यह क्या है? हान किंगवू ने कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तांग शियू कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। हान किंगवू के प्रति उसकी भावनाएं जटिल थीं। वह स्वर्गलोक से आए उसकी अमर साथी से मिलती जुलती थी, जिसके कारण वह उससे घृणा करता था। हालांकि जब वह अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, यहाँ तक कि स्कूल से निष्कासन का सामना कर रहा था, तब भी उसने साहसपूर्वक उसकी मदद की और उसे अपनी कक्षा 10 में शामिल कर लिया। अपनी छात्र स्थिति को बरकरार रखें, उसे असल में कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसे अपनी माँ की चिंता थी। अगर उसकी माँ को पता चलता कि स्कूल ने उसे निकाल दिया है तो शायद उसका दिल टूट जाता। छोड़ो इसे, आज के बाद मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। शायद यह आखिरी बार हो जब मैं उसे देखूं। मैं बस इंतजार करूंगा और देखूंगा। ये सोचकर तांग शियू के पास कक्षा में रुककर इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। 1 घंटे से भी अधिक समय बाद युआन चुलिंग और चेंग यानान समेत कक्षा 10 के सभी छात्र एक एक करके चले गए। जब कक्षा में केवल तांग शियू और हान किंगवू ही रह गए तो तांग शियू ने हान किंगवू की ओर देखकर पूछा, अध्यापिका हान, क्या आप मुझे अब बता सकती हैं, आप मुझसे किस बारे में मिलना चाहती थीं? हान किंगवू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, दरअसल मैं आपसे मदद मांगना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि यह सुविधाजनक होगा या नहीं। तांग शियू ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? हान किंगवू ने कहा, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें हर हाल में मदद करनी होगी। तांग शियू ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं अब जा रहा हूँ। हान किंगवू ने तुरंत तांग शियू को रोका और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। दरअसल मेरी एक अच्छी दोस्त आज रात शिंगचिंग आ रही है, लेकिन मुझे तुरंत शंघाई जाना है और मैं शायद 2 दिन के लिए बाहर रहूंगी। मैं परसों तक वापस नहीं आऊंगी। मैं सोच रही थी कि क्या तुम उसके साथ कुछ दिन बिताने के लिए समय निकाल सकती हो? तांग शियू ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, क्या मुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा? उसे होटल में ठहरने दो, वह शिंगचिंग में कुछ दिन बिताने के लिए कुछ कर सकती है और फिर वह तुम्हारे लौटने का इंतजार कर सकती है। अध्याय 206 एक आदर्श महिला। तीसरा अपडेट, मासिक टिकटों की मांग। हान किंगवू ने बेबसी से कहा, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मेरी अच्छी दोस्त विदेश से लौटी है और 5 साल से
ज्यादा समय से चीन नहीं आई है। इसके अलावा वह शिंगचेंग से अपरिचित है और मुझे डर है कि कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। तांग शियू ने कहा, चूंकि वह विदेश से है तो उसे अपने साथ शंघाई जाने दो। हान कीवू ने कहा, वह पहले ही विमान में सवार हो चुकी है और मैं फिलहाल उससे संपर्क नहीं कर सकता। इसके अलावा शंघाई में मेरा बहुत महत्वपूर्ण काम है और उसका मेरे साथ आना मेरे लिए बहुत असुविधाजनक होगा। तांग शियू ने बेबसी से कहा, क्या आप मुझे केवल शिंगचेंग में ही जानते हैं? मैं तो बस एक छात्रा हूँ, मेरे पास उसके साथ इतना समय बिताने का मौका कैसे हो सकता है? हान कीवू मुस्कुराई और बोली, इतना व्यस्त होने का दिखावा मत करो। तुमने कॉलेज का प्रवेश परीक्षा तो दे ही दी है और खेलने के अलावा तुम्हारे पास करने को कुछ खास नहीं है। और क्या कर सकते हो? तांग शियू, पिछले 2 महीनों से मैं तुम्हें तरजीह दे रही हूँ, तो प्लीज इस बार मेरी मदद कर दो। पीछे का दरवाजा खोलें। तांग शियू ने हान कीवू को अविश्वास भरी निगाहों से देखते हुए कहा, गुरुजी हान, आप जो चाहें खा सकते हैं, लेकिन जो चाहें बोल नहीं सकते। आपने मुझे कभी विशेष सुविधा कब दी है? हान कीवू ने कहा, क्या मैंने वाकई तुम्हें इतने दिनों तक क्लास से गैरहाजिर रहने के लिए जिम्मेदार ठहराया था? उसके बाद तुम्हें हर रात घर जाने की इजाजत थी, क्या मैंने तुमसे यही वादा नहीं किया था? तांग शियू ने अजीब भाव से पूछा, क्या यह मायने रखता है? निश्चित रूप से। हान कीवू बहुत गंभीर दिख रही थी। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बेबसी से कहा, छोड़ो, तुमसे मिलना मेरी बदकिस्मती है। बताओ, तुम्हारी सहेली का नाम क्या है? जब वो शिंगचेंग आएगी तो मैं उससे कैसे संपर्क करूंगी? पहले इस पर सहमति बना लेते हैं। उसका मनोरंजन कैसे करना है, यह मेरा निजी मामला है। शंघाई से लौटने के बाद मुझसे पंगा मत लेना। हान कीवू ने खुशी से कहा, ये तो बहुत बढ़िया है। चिंता मत करो, मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। भला मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? आपको पहले उससे संपर्क करने की जरूरत नहीं है, वह पहुंचते ही आपसे संपर्क कर लेगी। मैं अब दोपहर की फ्लाइट से शंघाई जा रही हूँ। तांग शियू ने हाथ हिलाया और कक्षा से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। हान कीवू को अचानक कुछ याद आया। उसने अपना बैग खोला, पैसों का एक बंडल निकाला और तांग शियू को देते हुए कहा, ये लो 5000 युआन, मेरी एक अच्छी दोस्त आई है, इन पैसों से उसका मनोरंजन कर दो। अगर ये कम पड़े तो मुझे कभी भी फोन कर लेना। तांग शियू ने मना नहीं किया। हान कीवू पर एहसान करने के बदले पैसे लेना तो उचित ही था। उसने लापरवाही से पैसे अपनी जेब में डाले और सीधे कक्षा से बाहर निकल गया। दोपहर अपने परिवार के रेस्तरां में दोपहर का भोजन करने के बाद तांग शियू ने शिंगचेंग प्राचीन वस्तु बाजार जाने का फैसला किया। वह लंबे समय से एक विशेष अंगूठी बनाना चाहता था, लेकिन कुछ वयस्क की कमी के कारण इसमें देरी हो रही थी। उसने प्राचीन वस्तु बाजार में अपनी किस्मत आजमाने की योजना बनाई। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो शायद उसे कुछ कीमती अयस्क मिल जाएं। तथापि उसने पूरी दोपहर प्राचीन वस्तुओं के बाजार में घूमते हुए बिताई, लेकिन उसे कोई कीमती खनिज नहीं मिला। उसे एक सुंदर प्राचीन वस्तु जरूर मिली, लेकिन वह बहुत महंगी थी। उसे इस तरह की चीजें इकट्ठा करने का शौक नहीं था, इसलिए उसने पैसे बर्बाद नहीं किए। टैक्सी से नानझा कस्बे लौटते समय उन्हें एक अनजान महिला का फोन आया। उससे पूछने पर पता चला कि फोन करने वाली हान कीवू की विदेश में रहने वाली अच्छी दोस्त थी। जब आप शिंगचेंग शहर पहुंच जाएं तो बस रहने के लिए एक होटल ढूंढ लें। मैं बाद में आपसे मिलने आऊंगा। तांग शियू ने फोन रखने से पहले निर्देश दिया। जिंगचेंग हवाई अड्डा। लंबी और दुबली पतली चेन वेई ने एयरपोर्ट के निकास द्वार से बाहर कदम रखते ही अनगिनत यात्रियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने शॉर्ट्स, टी शर्ट और टैंक टॉप, प्लेटिनम का हार और गुलाबी दूध का चश्मा पहना हुआ था, लेकिन सबसे आकर्षक उनकी चमकीली लाल लिपस्टिक थी। उनके हाथों में एक बिल्कुल नए लिमिटेड एडिशन एलवी बैग के अलावा एक छोटा सुरुचिपूर्ण सफेद चमड़े का सूटकेस भी था। कीवू किस तरह का काम कर रही है? उसने मेरे साथ आने के लिए एक छात्र को चुना है और इस छात्र में तो बुनियादी शिष्टाचार का भी अभाव है। ये जानते हुए भी कि मैं आज रात शिंगचेंग पहुंच रही हूँ, वह मुझे हवाई अड्डे से लेने तक नहीं आया। चेन वेई ने गुस्से से अपना पैर पटका और टैक्सी पार्किंग क्षेत्र की ओर चलने लगी। सीजर्स ग्रैंड होटल। शिंगचेंग का ये 5 सितारा होटल हालांकि सर्वश्रेष्ठ नहीं है, फिर भी काफी आलीशान है। होटल की पूरी इमारत 40 या 50 मीटर ऊंची है और देखने में बेहद भव्य है। चेन वेई ने एक डीलक्स कमरा बुक किया, आराम से स्नान किया और ताजगी भरे कैजुअल कपड़े पहने, तभी उसे दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। हम वाकई देर हो चुके हैं। चेन वेई ने असंतुष्टि से बुदबुदाया। अगर उसे थोड़ी भूख न लगी होती तो वह दरवाजा खोलने की जहमत ही न उठाती। वह जानती थी कि हान कीवू के विद्यार्थी के अलावा यहाँ और कोई नहीं हो सकता। दरवाजा खुल गया। चेन वेई ने दरवाजे के बाहर खड़ी तांग शियू पर एक नजर डाली, फिर मुड़कर कमरे में वापस चली गई। थोड़ी झुंझलाहट भरी आवाज में उसने कहा, आखिरकार तुम आ ही गई। मुझे बहुत भूख लगी थी, अंदर आ जाओ। तांग शियू ने चेन वेई से मिलने की कल्पना तो कर ली थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वह रुका, फिर मन ही मन सिर हिलाया। कमरे में प्रवेश करने के बाद वह सीधे सोफे पर गया, बैठ गया और लापरवाही से मेज से एक पत्रिका उठाकर उसके पन्ने पलटने लगा। चेन वेई ने तांग शियू की बात अनसुनी कर दी। हालांकि वह बार बार कह रही थी कि उसे बहुत भूख लगी है, लेकिन उसका मेकअप करने का काम बिल्कुल भी जल्दी नहीं चल रहा था। उसे पूरा 1 घंटा लग गया। फिर अपना एलवी बैग उठाते हुए उसने कहा, हो गया, चलो चलते हैं। तांग शियू ने ऊपर देखा और पूछा, कहाँ जाना है? चेन वेई ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, बेशक हमें खाना चाहिए। क्या तुम समय नहीं देखते? लगभग 9 बज चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर हम आज रात का खाना खा लें तो हमें आधी रात को नाश्ता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तांग शियू चुप रहा। वह 8 बजे से पहले ही होटल पहुंच गई थी और उसने 1 घंटे तक इधर उधर भटका, फिर भी वह खुद को ही दोषी ठहरा रही थी। इसे भूल जाए, एक अच्छा आदमी औरत से बहस नहीं करता। वह हान कीवू की सबसे अच्छी दोस्त थी। वह उससे कुछ दिनों के लिए मिलता था और जैसे ही हान कीवू लौटता वह तुरंत अलविदा कह देता और फिर कभी उससे नहीं मिलता था। ये सोचते हुए तांग शियू बिस्तर के पास गई, लैंडलाइन फोन उठाया और एक नंबर डायल करने ही वाली थी। चेन वेई ने उलझन में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तांग शियू ने कहा, आपने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, तो फिर आपको रात के खाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। होटल में खाना मिलता है, बस होटल के कर्मचारियों से कहिए कि वे आपके कमरे में ले आएं। खाना खाने के बाद आराम कीजिए, मुझे जल्दी वापस जाना है। चेन वेई ने अविश्वास से कहा, क्या हम खाना ऑर्डर नहीं कर सकते? क्या आपको नहीं पता कि होटल का खाना अच्छा नहीं है? मुझे बाहर खाना खिलाने ले चलो, मैं शिंगचेंग के सबसे मशहूर और स्वादिष्ट स्नैक्स खाना चाहता हूँ। तांग शियू ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि शिंगचेंग में सबसे मशहूर और स्वादिष्ट स्नैक्स कौन से हैं। अगर आप सच में होटल में नहीं खाना चाहते तो हम बाहर किसी छोटे से रेस्तरां में जाकर पेट भर सकते हैं। आप काफी देर से हवाई जहाज में हैं, इसलिए थोड़ा आराम कर लीजिए ताकि कल घूमने फिरने के लिए आपके पास ऊर्जा हो। चेन वेई ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी थकी हुई नहीं
मैंने विमान में अच्छी नींद ली, इसलिए मुझे समय के अंतर के हिसाब से ढलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका काम बस मेरे साथ रहना, मुझे रास्ता दिखाना और मुझे जो भी खाने का मन करे वह खिलाना है। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। तांग शियू ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, फिर मुड़कर चेन वेई के पीछे कमरे से बाहर निकल गया। सीजा होटल चांगशा के एक प्रमुख स्थान पर स्थित है, जिसके पूर्व में एक उच्चस्तरीय आवासीय क्षेत्र और पश्चिम में एक व्यावसायिक सड़क है। दक्षिण में चांगशा की प्रसिद्ध रेस्तरां वाली सड़क है। तांग शियू द्वारा चेन वेई को खाने पीने की गली में लाने के बाद वह भी थोड़ा असमंजस में था। वह पहले भी यहाँ आ चुका था, लेकिन कुछ ही बार और हर बार बिना कुछ खाए बस यहाँ से गुजर गया था। उसने पाया कि यहाँ न केवल महंगे रेस्तरां थे, बल्कि कई स्नैक गलियां भी थीं। मुझे बताओ कि तुम किस रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हो, उसका बिल मैं दूंगा। तांग शियू ने चेन वेई का पीछा किया और देखा कि चेन वेई लगातार उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहा था। उसने शांत भाव से कहा। चेन वेई ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, मैं इस जगह को नहीं जानता, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या खाना है। मुझे कुछ खास और स्वादिष्ट खाना खिलाने ले चलो, चाहे वह कोई महंगा रेस्तरां हो या स्ट्रीट फूड स्टॉल, चलेगा। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इस जगह को नहीं जानता, मुझे मत भूलो, मैं सिर्फ एक छात्र हूँ, मेरे पास यहाँ आकर अय्याशी करने का मौका नहीं है। चेन वेई ने आश्चर्य से कहा, छात्रों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ओह, मुझे समझ आया, यह अमेरिका नहीं है, यहाँ के सभी छात्र अच्छे व्यवहार वाले हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं एक एक करके उनसे पूछ लूंगी। तांग शियू ने मन ही मन आह भरी। उसे चेन वेई के अभिमानी राजकुमारी जैसे व्यवहार से गहरी घृणा महसूस हो रही थी। हालांकि वह उसके साथ केवल 2 दिन ही रहने वाला था, इसलिए वह आसानी से उसे बेवकूफ बनाकर समय बिता सकता था। अंतिम कई तरह के स्नैक्स चखने के बाद चेन वेई एक हुनान रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। तांग शियू भी उसके पीछे पीछे गया और उसने भी कुछ खाया। हालांकि वह सचमुच हैरान था कि चेन वेई अपनी अच्छी कद काठी के बावजूद इतनी भूखी थी। उसने उससे कम से कम 2 गुना खाना खाया और पेट भरा होने के बावजूद भी वह और खा सकती थी। जल्द ही इसके बाद चेन वेई ने एक शानदार भोजन और 2 बोतल बियर का ऑर्डर दिया। क्या तुम ये सब खा सकते हो? क्या तुम्हें ज्यादा खाने का डर नहीं है? तांग शियू ने कुछ अविश्वास के साथ पूछा। चेन वेई ने आंखें घुमाते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या तुम सच में मर्द हो? असली मर्द तो हर जगह खाना खाता है, तुम्हारी कम भूख देखकर तो शर्म आती है। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले कुछ स्नैक्स खाए थे, फिर भी मेरा पेट सिर्फ 40% ही भरा है। मेरी आदत बन गई है कि जब तक मैं पूरा पेट भरकर खाना न खा लूं, तब तक मुझे भूख नहीं लगती। कितना अजीब इंसान है। तांग शियू ने चेन वेई की विचित्र आदतों पर एक निर्णायक निष्कर्ष दिया। 2 बोतल बियर पीने और स्वादिष्ट भोजन का लगभग सारा हिस्सा खत्म करने के बाद चेन वेई ने संतुष्टि से अपने थोड़े उभरे हुए पेट पर हाथ फेरा और कहा, चीन का खाना कितना बढ़िया है। उस घटिया विदेशी देश में तो रोज दूध, रोटी और भुना हुआ मांस ही मिलता है। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। तांग शियू ने मन ही मन चेन वेई को पेटू का उपनाम दिया और पूछा, अब जब तुमने जी भर के खा पी लिया है, तो क्या तुम्हें आराम करने के लिए होटल वापस नहीं जाना चाहिए? चेन वेई ने अपना बैग उठाया और बोली, कितना समय हो गया है, होटल जाकर सोना तो तुम्हारी कीमती जवानी की बर्बादी है, और वैसे भी खाना खाकर सोना तो सिर्फ सुअरों का काम है। चलो चलो, कोई बार ढूंढते हैं, आज मैं तुम्हें ड्रिंक्स और पोल डांस का लुत्फ उठाऊंगी। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर कहा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। चेन वेई ने ताना मारते हुए कहा, तुम इतनी छोटी हो, फिर भी इतना घमंड क्यों दिखा रही हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं हान कीवू को बता दूंगी? चिंता मत करो, मैं एक भरोसेमंद बहन हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। चलो बाहर चलते हैं। तांग शियू ने गंभीरता से कहा, मुझे बार में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टेशन आकर हमसे बात करें और सहयोग करें। जहर, यह एक ऐसा शब्द है जिसे बहुत से लोग वर्जित मानते हैं। चेंग जुमी की बातें सुनकर असंतुष्ट ग्राहक तुरंत आज्ञाकारी हो गए। हालांकि बार में अभी भी 4-5 युवक बैग लिए हुए थे, जिन्होंने जल्दी से अपने बैग सोफे के नीचे रख दिए। तांग शियू ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देख लिया था। बिना कुछ बोले उसने अपने फोन पर एक संदेश संपादित किया, उसे चेंग जुमी को भेजा और फिर मुस्कुराते हुए चेन वेई की ओर देखा। वह जानता था कि आज रात का बार का अध्याय 208 गड्ढा खोदना, पहला अपडेट, कृपया वोट करें। वास्तव में चेन वेई ने गुस्से से चेंग जुमी और पुलिस अधिकारियों को घूरते हुए अपने बैग से अपना आईडी कार्ड निकाला और बुदबुदाते हुए कहा, कितने परेशान करने वाले हैं। इन पुलिस वालों के पास मेरे मजे में दखल देने के अलावा और कोई काम नहीं है। मैं आज खूब मजे करना चाहती थी। उसकी बाहों में बैठी लड़की थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने जल्दी से चेन वेई की तरफ देखा और फुसफुसाते हुए कहा, मैं शौचालय जा रही हूँ। चेन वेई ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? जरूरत नहीं, लड़की का जवाब और भी जल्दबाजी में आने लगा। तांग शियू ने आंखें सिकोड़कर लड़की के जल्दबाजी में चले जाने को गौर से देखा और सोच विचार करते हुए कहा, बहन चेन, जिस लड़की से आपका रिश्ता बना है वह कोई साधारण लड़की नहीं है। वह बहुत घबराई हुई लग रही है। या तो उसने कुछ गैरकानूनी या नियमों का उल्लंघन किया है, या फिर उसकी पहचान इतनी संवेदनशील है कि पुलिस जांच नहीं करना चाहती। चेन वेई ने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता चला? तांग शियू ने कहा, मैंने सही अनुमान लगाया था। चेन वेई ने असंतुष्टि से कहा, तुम ये क्या अंदाजा लगा रहे हो? जल्दी करो और मुझे अपना पहचान पत्र दिखाओ। अब तक तो तुम बालिग हो ही गए होगे, है ना? मुझे याद है कि किंगफू सीनियर हाई स्कूल के छात्रों को पढ़ाती है और उनके सभी छात्र कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे चुके हैं। तुम उनके छात्र हो तो तुमने भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी होगी और इसीलिए तुम्हारे पास पहचान पत्र होना चाहिए। तांग शियू मुस्कुराया और बोला, आपका तर्क काफी मजबूत है और आपकी दलीलें बहुत सटीक हैं। हालांकि मैं अपनी प्रतिष्ठा को लेकर हमेशा सतर्क रहता हूँ। यकीन मानिए, पुलिस भी मेरी आईडी चेक नहीं करेगी। चेन वेई ने ताना मारते हुए कहा, तुम पूरी रात मेरा पीछा करते रहे और अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें शेखी बघारना कितना पसंद है। तांग शियू ने अजीबोगरीब ढंग से कहा, शर्त लगाते हैं, पुलिस न सिर्फ मेरी आईडी चेक नहीं करेगी, बल्कि मैं उस महिला पुलिसकर्मी से फ्लर्ट करने की हिम्मत भी करूंगा। उसे देखो, वह क्या कर रही है। वही है जिसने अभी बात की, काफी दबंग लग रही है, मानो कोई उच्च पदस्थ अधिकारी हो। चेन वेई ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम तो खरगोश से भी ज्यादा डरपोक हो। एक लड़की को पटाने तक का दम नहीं है, फिर भी एक पुलिसवाली से छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे हुई? मजाक है। तांग शियू ने कहा, बस मुझे जवाब दो, क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? चेन वेई ने चिढ़कर कहा, शर्त क्यों न लगाएं? अगर पुलिस तुम्हारी आईडी चेक नहीं करती और तुम उस पुलिसवाली से छेड़छाड़ करने की हिम्मत भी करते हो, तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तांग शियू ने पूछा, क्या आप निश्चित हैं? जरूर। तांग शियू ने ताली बजाई और हंसते हुए कहा, तो फिर तुम बस देखते रहो। ये कहते हुए कि उसने मेज पर रखा कॉकटेल उठाया, एक ही घूंट में पी गया और चेन जुमी की ओर बढ़ गया।
तांग शियू की बातें सुनने की चाह में चेन वेई उसके पीछे पीछे चली और जल्दी से चेंग जुमी के पास पहुंच गई। हे खूबसूरत, क्या तुमने वो टेक्स्ट मैसेज देखा जो मैंने अभी तुम्हें भेजा है? चेंग जुमी ने अभी अभी तांग शियू को देखा था। उसने सिर हिलाकर कहा, मैंने उसे देखा है, वहाँ पुलिस वाले तलाशी ले रहे हैं। इस बार मदद के लिए धन्यवाद। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, विश्व शांति बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। वैसे आपने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि मुझे किस प्रकार का पुरस्कार मिलेगा? चेंग जुमी ने गुस्से से कहा, एक बार तो गंभीर हो जाओ। तांग शियू हंसते हुए बोली, क्या मैं बेवजह परेशान हो रही हूँ? अगर मैं कोई अच्छा काम करती हूँ तो क्या मुझे कुछ इनाम नहीं मिलना चाहिए? अगर ऐसा है तो क्या मुझे भविष्य में भी पुलिस के साथ मामलों को सुलझाने में सहयोग करना चाहिए? चेंग जुमी ने बेबसी से कहा, तो मुझे बताओ तुम्हें किस तरह का इनाम चाहिए? तांग शियू धीरे धीरे गंभीर हो गई और बोली, यह वही सुझाव है जो मैंने पहले दिया था। क्यों ना आप कुछ साल मेरा इंतजार करें और मेरे विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद मुझसे शादी कर लें। फिर आप मेरे लिए कुछ बच्चे पैदा कर सकते हैं। कितने बच्चे होंगे ये हम तब मेरी माँ से पूछ लेंगे। वह जितने चाहे उतने बच्चे पैदा कर सकते हैं। मैं जरूर सहयोग करूंगी। फुफकार। तांग शियू के पीछे चल रही चेन वेई को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। हालांकि वह समझ गई थी कि तांग शियू ने उसके लिए जाल बिछाया है, फिर भी उसे गुस्सा नहीं आया। उसे एहसास हुआ कि वह उस लड़के को नहीं समझ पाई थी जो पूरी रात उसका पीछा कर रहा था। चेंग जुमी का चेहरा सख्त हो गया। उसके दिल में हंसी और झुंझलाहट का मिलाजुला भाव था। उसने जल्दी से चेन वेई की तरफ देखा, जानबूझकर गुस्से का नाटक किया और तांग शियू को घूरते हुए कहा, क्या तुम बकवास करना बंद करोगे? मैं तुम्हें हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और तुमसे बात करूंगी। तांग शियू हंसते हुए बोली, मारपीट स्नेह का प्रतीक है और डांट फटकार प्यार का। हालांकि मुझे ये कहावत पूरी तरह समझ नहीं आती, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सचमुच मुझे चाय पर थाने ले जा रहे हैं तो आप मुझे कुछ इशारा जरूर कर रहे हैं। आप? चेंग जुमी ने बेबसी से सिर हिलाया और आह भरी, तुम्हारे शब्द तुम्हारी असलियत से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हैं। मैंने सुना है तुमने शंघाई विश्वविद्यालय में आवेदन किया है। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम्हारा दाखिला हो जाएगा? आत्मविश्वास से परिपूर्ण तांग शियू ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा। चेंग जुमी ने सिर हिलाते हुए कहा, आशा है तुम परीक्षा पास कर लोगे। ठीक है, काफी रात हो चुकी है। भले ही तुमने अभी अभी कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी हो और मौज मस्ती करना चाहते हो, लेकिन इस तरह की शोरगुल वाली जगह पर मत आना। घर जाओ और जल्दी आराम करो। अगर मुझे सच में पता चल गया कि तुमने आज रात क्या कहा था तो मैं तुम्हें किसी और दिन रात के खाने पर बुलाऊंगी। तांग शियू ने पूछा, राजधानी लौटने से पहले क्या आप मुझे भोजन कराएंगे? चेंग जुमी ने भौहें चढ़ाकर जल्दी से चारों ओर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी सहकर्मी ने तांग शियू की बातें न सुन ली हों। राहत महसूस करते हुए उसने फुसफुसाकर कहा, इस बारे में यहाँ बात मत करो। अपना काम खत्म करने के बाद मैं तुमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करूंगी। यह एक सौदा है। तांग शियू मुस्कुराई और सहमत हो गई, फिर मुड़कर चेन वेई को एक चुनौती भरी नजर से देखा और झट से सानमाओ बार से निकल गई। सीजर्स होटल लौटते समय तांग शियू ने कहा, हमारी शर्त याद है? पता चला कि तुम हार गए। चेन वेई ने सिर हिलाकर कहा, इसका कोई मतलब नहीं है, तुमने धोखा दिया है। तांग शियू ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और पूछा, मैंने कहाँ धोखा दिया? चेन वेई ने गुस्से से कहा, तुम उस पुलिस वाले को पहले से जानते थे और आज रात तुमने ही पुलिस को बुलाया। तुम्हें पता था कि मेरे साथ लगाई गई शर्त एक जाल थी, लेकिन फिर भी तुमने जानबूझकर मुझे उसमें फंसाया। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, अगर मुझे पूरी तरह यकीन न होता तो क्या मैं तुमसे शर्त लगाता? बहुत हो गया बकवास। शर्त तो शर्त होती है। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते तो मेरे पास तुम्हारे चरित्र पर संदेह करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। चेन वेई गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारे चरित्र पर ही शक है? मैं मानती हूँ, बस बता दो मुझसे क्या करवाना चाहते हो। आज तो ये बुढ़िया पूरी तरह से आक्रामक है। तुमने मेरी प्यारी को डरा दिया, इसलिए अगर तुम मुझसे पूरी रात तुम्हारी सेवा करने को भी कहोगे तो मैं मान जाऊंगी। तांग शियू कांप उठा और बार बार हाथ हिलाते हुए बोला, छोड़ो, मुझे तुम्हारे शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी विनती सीधी सादी है, अगले 2 दिनों तक होटल में आज्ञाकारी रहो। एक पल के लिए भी अपने कमरे से बाहर मत निकलना। अगर बोरियत हो तो फोन पर खेल सकते हो या टीवी देख सकते हो। अगर भूख लगे तो होटल के खानपान विभाग को फोन कर देना, वे तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में पहुंचा देंगे। चेन वेई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपनी छाती फुला ली। हालांकि उसकी सुडौल काया, पतली कमर और लंबी टांगें के बावजूद उसकी छाती सपाट थी। हालांकि वह अपनी खूबसूरती दिखाना चाहती थी, लेकिन अंततः वह नाराज दिखी और उसने कुछ उदास स्वर निकाले। मैं तुम्हारी मांगों को पूरा नहीं करती और जब हान कीवू वापस आएगी तो मैं उसकी शिकायत कर दूंगी। तांग शियू ने कहा, तुम ऐसे व्यक्ति नहीं लगते जो हार स्वीकार करने को तैयार हो। आप? चेन वेई गुस्से से आग बबूला थी, लेकिन तांग शियू की बातें याद करके उसने अपना गुस्सा दबा लिया। उसकी नजरें चारों ओर घूमी और उसने सीधे सीधे कहा, तुम्हारी बात मानना मेरे लिए नामुमकिन नहीं है, लेकिन हान कीवू ने मुझे तुम्हारे हवाले किया है, इसलिए तुम्हें जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं होटल के कमरे में रहूं तो तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। मुझे अकेले रहने से डर लगता है, कोई भी आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तांग शियू ने चेन वेई के सभी कामों के बारे में सोचा। वह बार में दूसरे पुरुषों और महिलाओं के साथ इश्कबाजी करने में इतनी साहसी थी, फिर भी उसे होटल के कमरे में अकेले रहने से डर लगता था। लेकिन जब तक चेन वेई बाहर जाकर उसे कोई परेशानी नहीं देता तब तक वह संतुष्ट था। इसलिए हान कीवू के अनुरोध को पूरा करने के लिए उसने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं अब से हर सुबह आऊंगा और हर शाम वापस जाऊंगा। तांग शियू ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? चेन वेई ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है? तांग शियू चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि चेन वेई जैसी मजबूत इरादों वाली महिला से बहस करना अंततः उसकी हार का कारण बनेगा। वह एक जंगली घोड़े की तरह थी जिसे वश में करना जरूरी था, जबकि उसे जीतने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। चेन वेई को उसके होटल तक छोड़ने के बाद तांग शियू ने विदा लेने की तैयारी की। क्या तुम सच में नहीं रुक रहे हो? चेन वेई आगे मुस्कुराते हुए दरवाजे से टिक गई और तांग शियू की और देखकर पूछने लगी। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है, आपको आराम करना चाहिए। हमारे समझौते को याद रखें, आप मेरी अनुमति के बिना होटल के कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते। टकराना। क्रोधित होकर चेन वेई ने अंदर से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तांग शियू ने मन ही मन मुस्कुराते हुए शाम के अपने शानदार प्लान पर गर्व महसूस किया। जैसे ही वह टैक्सी लेने के लिए अपने होटल के कमरे से बाहर निकला, एक पुलिस कार धीरे धीरे उसके बगल में आकर रुकी। खिड़की नीचे हुई और चेंग जुमी ने सख्ती से कहा, अंदर बैठो। तांग शियू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर कार के सामने से घूमकर यात्री तरफ के
दरवाजे पर गई, उसे खोला और अंदर बैठ गई। क्या कुछ और है? चेंग जुमेई ने गंभीरता से कहा, कुछ हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण। हमने अभी अभी सानमाओ बार में ड्रग्स का एक जखीरा बरामद किया है। आपके जाने के तुरंत बाद 1 दर्जन से अधिक लोगों ने रास्ते को रोक रहे पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। उनके पास न केवल प्रतिबंधित चाकू थे बल्कि बंदूकें भी थीं। हमारे 2 साथी घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। हालांकि हमने उन अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तांग शियू ने पूछा, जब आपने अपराधियों को पकड़ ही लिया है तो आप अभी भी मेरी तलाश क्यों कर रहे हैं? काफी रात हो चुकी है और मुझे वापस सोने जाना है। चेंग जुमेई ने कहा, मुझे पता है कि आप बहुत कुशल हैं। क्या आप कुछ अन्य महत्वपूर्ण ड्रग तस्करों को पकड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं? हमें अभी अभी सूचना मिली है कि सीजर्स होटल के कई कमरों में ड्रग तस्करों का एक गिरोह छिपा हुआ है। उनमें से एक प्रिंस नाम का युवक है जो दक्षिण पूर्व एशिया के गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र का रहने वाला है। वह निश्चित रूप से एक निर्दयी व्यक्ति है। तांग शियू ने चिढ़कर कहा, मिस चेंग, क्या आप मजाक कर रही हैं? मैं तो बस हाई स्कूल पास हूँ, मैंने अभी तक यूनिवर्सिटी भी नहीं देखी। आप सच में चाहती हैं कि मैं इतने बड़े मामले में आपके साथ काम करूं? अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या आप जिम्मेदारी उठा पाएंगी? अध्याय 209 गिरफ्तारी अभियान, दूसरा अद्यतन, मासिक टिकटों की मांग। चेंग जुमेई के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप हमारी मदद करने को तैयार नहीं हैं तो भूल जाइए। गाड़ी से बाहर निकलिए, हम अपनी पुलिस फोर्स तैनात करेंगे और उम्मीद है कि हम उन ड्रग डीलरों को सफलतापूर्वक पकड़ लेंगे। तांग शियू ने चेंग जुमेई की ओर देखते हुए थोड़ा भौहें चढ़ाईं। वह कार से बाहर नहीं निकला बल्कि कुछ देर चुप रहा और फिर पूछा, तुमने मुझे क्यों चुना? चेंग जुमेई ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि अगर हम आपको अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें तो आप भविष्य में निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी बनेंगे। मैं केवल आपके शारीरिक कौशल की बात नहीं कर रही हूँ बल्कि आपकी जांच पड़ताल करने की क्षमता की भी। सानमाओ बार के निगरानी फुटेज के अनुसार आप में अपने आसपास के माहौल को देखने की असाधारण क्षमता है। अधिकांश लोगों को बार में आते ही यह पता लगाना मुश्किल होता है कि कोई ड्रग्स बेच रहा है, लेकिन आपने न केवल इसे देखा बल्कि हमारे आने के बाद उन ड्रग डीलरों की हरकतों को भी बारीकी से देखा, जिससे हमें बहुत मदद मिली। तांग शियू ने सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आपकी प्रशंसा से मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। ठीक है, आपने जो मेहनत की है उसे देखते हुए मैं इस बार आपकी मदद करूंगा। मुझे विदेश से आए उन ड्रग डीलरों के कमरों के नंबर बता दीजिए। मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं आपको पता लगा सकता हूँ कि उन कमरों में क्या चल रहा है। चेंग जुमेई ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा तरीका? तांग शियू ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, यह एक निजी मामला है और मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती। चेंग जुमेई ने कुछ चिंता व्यक्त करते हुए कहा, तांग शियू, यह कोई मजाक नहीं है। एक पल की लापरवाही तुम्हारी जान ले सकती है। वे ड्रग डीलर बेरहम हैं और मैंने सुना है कि युवराज तो उनसे भी ज्यादा निर्दयी हत्यारा है। इसके अलावा हमारी पुलिस अभी पूरी तरह से तैनात नहीं है, इसलिए हमें उन्हें सतर्क करने से बचना होगा। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ कमरे की स्थिति को समझने में आपकी मदद करना है, यही मेरी विशेषज्ञता है। गिरफ्तारी अभियान आपका काम है। चेंग जुमेई एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, 806, 807, 808। सानमाओ बार में पकड़े गए लोगों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दूसरी तरफ कुल 6 लोग थे। तांग शियू ने सिर हिलाया, कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई और पीछे से कहा, मेरे फोन का इंतजार करना। कुछ मिनट बाद तांग शियू सीजा होटल की 8वीं मंजिल पर प्रकट हुआ। कमरा नंबर 806 ढूंढने के बाद उसकी दिव्य चेतना ने 3 कमरों का पता लगाया, जिससे पता चला कि अंदर 6 नहीं बल्कि 8 लोग थे। एक कमरे में लंबे रंगे हुए सफेद बालों वाला एक युवक नग्न अवस्था में एक महिला के साथ यौन क्रिया कर रहा था, लेकिन अपनी दैवीय क्षमता को प्रकट होने से बचाने के लिए उसने कमरा नंबर 805 का दरवाजा खोला, चुपचाप खिड़की से बाहर निकला और फुर्ती से कमरा नंबर 806 की खिड़की पर प्रकट हुआ। कुछ देर तक अवलोकन करने का नाटक करने के बाद वह कमरा नंबर 807 और 808 की खिड़कियों पर चढ़ गया। जल्द ही लिफ्ट से 8वीं मंजिल से उतरते ही उसने तुरंत चेंग जुमेई को फोन किया और उसे अपनी सारी जानकारी दी। आखिर में उसने कहा, कमरा नंबर 806 में सफेद बालों वाले आदमी पर खास ध्यान देना। उसके बिस्तर के पास न सिर्फ एक बंदूक है बल्कि वह एक स्नाइपर राइफल है। मैंने टीवी पर ऐसी ही बंदूकें देखी हैं। चेंग जुमेई ने घबराकर पूछा, क्या आपको यकीन है कि कोई गलत गणना नहीं हुई है? तांग शियू ने कहा, पुष्टि हो गई। चेंग जुमेई ने उन्हें धन्यवाद कहा और फिर फोन काट दिया। अपना फोन एक तरफ रखकर और सीजर्स होटल से निकलने के बाद तांग शियू तुरंत नहीं निकला। इसके बजाय वह सड़क के उस पार वाली इमारत में गया, लापरवाही से एक बिना ताले वाले कमरे में प्रवेश किया और खिड़की पर खड़े होकर चुपचाप सड़क के उस पार की गतिविधियों को देखने लगा। उन्होंने खोज की, उनकी इमारत में 2 स्नाइपर पहले से ही घात लगाकर बैठे थे, जबकि सड़क के दूसरी ओर वाली इमारत में सादे कपड़ों में कई पुलिस अधिकारी चुपके से घुसपैठ कर चुके थे। इसके अलावा सीजर्स होटल के आसपास के पूरे इलाके में बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिसकर्मी छिपे हुए थे। आप तो बहुत जल्दी पहुंच गए। तांग शियू ने मन ही मन आह भरी। तथापि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया, क्योंकि उसने ध्यान से देखा कि सामने स्थित सीजर्स होटल के कमरा नंबर 808 की खिड़की से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति नीचे देख रहा था। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक छोटा दूरबीन पकड़े हुए नीचे देख रहा था। अब इसे छिपाया नहीं जा सकता। तांग शियू ने तुरंत अपना फोन उठाया और चेंग जुमेई का नंबर डायल किया। उसके फोन उठाने पर उसने गहरी आवाज में कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी पुलिस तैनाती का भेद खुल गया है। दूसरी तरफ वाले खिड़की से दूरबीन से देख रहे हैं और उन्होंने बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को देख लिया होगा। अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है तो जल्दी करें। चेंग जुमेई सीजा होटल की 8वीं मंजिल पर पहुंच चुकी थी। तांग शियू की बातें सुनकर उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। किसी कारणवश उसे तांग शियू पर एक अजीब सा भरोसा हो गया था, इसलिए बिना ज्यादा सोचे समझे उसने तेजी से चिल्लाकर कहा, गिरफ्तारियां एक साथ शुरू करो। अगर कोई प्रतिरोध हो तो तुरंत जवाबी हमला करो। कमरा नंबर 808 में मौजूद तीनों लोगों पर नजर रखो, उन्हें नीचे की गड़बड़ी का पता चल गया होगा। टकराना टकराना टकराना। तीनों कमरों के दरवाजों को 2 पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती तोड़कर खोला और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सशस्त्र पुलिस अधिकारियों ने अपनी बंदूकों की नालों को घुमाते हुए कमरों में घुसने के लिए एक साथ काम किया। बैंग बैंग बैंग। कमरा नंबर 806 और 808 से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। उसी समय सामने वाली इमारत में मौजूद 2 स्नाइपरों ने निशाना साधकर गोलीबारी शुरू कर दी। कमरा नंबर 807 में मौजूद तीनों लोग पुलिस के अचानक अंदर घुसते ही अचानक हुए हमले से अचंभित रह गए और उन पर बंदूकें तान दी गईं, इसलिए उन्होंने कोई भी जल्दबाजी वाला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। तांग शियू सड़क के उस पार वाली इमारत की खिड़की पर खड़ा होकर आधुनिक दुनिया में चल रही गोलीबारी को देख रहा था और मन ही मन सिर हिला रहा था।
इस तरह की मामूली घटना से उसे कोई खास भावना नहीं होती थी। उसका मानना था कि पुलिस और अपराधियों की ताकत में इतना बड़ा अंतर है कि अगर ड्रग डीलरों ने विरोध किया तो वे सब मारे जाएंगे। पुलिस की बात करें तो हो सकता है कुछ अधिकारी घायल हों या मारे जाएं, लेकिन अंत में ड्रग डीलरों का पूरी तरह सफाया हो जाएगा या वे पकड़े जाएंगे। वापस जाओ। जैसे ही तांग शियू खिड़की से बाहर निकलने ही वाला था, अचानक उसकी नजर सड़क के उस पार स्थित होटल के कमरा नंबर 808 से एक आकृति के तेजी से बाहर निकलने पर पड़ी। वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक रस्सी पकड़े हुए था, जिस पर तांग शियू ने पहले ध्यान भी नहीं दिया था। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था, किसी चुस्त बंदर की तरह, और तेजी से रस्सी से नीचे उतर गया। वो सफेद बालों वाला युवक है। अंधेरा भी तांग शियू की तेज नजर को छिपा नहीं सका। उसने तुरंत दूसरे व्यक्ति की पहचान कर ली। नहीं, 808 के नीचे दूसरी मंजिल की खिड़की खुली है और अंदर कोई है। वह महिला। तांग शियू ने देखा कि सफेद बालों वाला युवक रस्सी की मदद से दूसरी मंजिल की खिड़की तक उतरा और तुरंत अपने पैर की उंगलियों को खिड़की की चौखट पर टिका दिया। अंदर मौजूद लगभग 30 साल की एक महिला ने हाथ बढ़ाकर उसका पैर पकड़ लिया और उसे कमरे में खींच लिया। तांग शियू को भी दूसरे पक्ष की चालाकी और कौशल की प्रशंसा करनी पड़ी। वह रस्सी शायद पहले से तय किया गया भागने का रास्ता था, खतरे की स्थिति में भागने का एक तरीका, और वह महिला भी शायद पहले से ही तय की गई कोई व्यक्ति थी, शायद उनकी योजना का ही हिस्सा। जब तक वे दोनों होटल में हैं, मेहमान किसी भी समय खतरे में पड़ सकते हैं। चेन वेई, वह अजीबोगरीब औरत, अभी भी होटल के कमरे में है। अगर बदकिस्मती से उसका उनसे सामना हो गया तो मैं हान कीबू को अपनी बात समझा नहीं पाऊंगी। तांग शियू ने गहरी सांस ली और जल्दी से इमारत से बाहर निकल गई। क्षमा कीजिए, सीजर्स होटल में लॉकडाउन है, किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जैसे ही तांग शियू सीजर्स होटल में प्रवेश करने ही वाला था, उसे होटल के प्रवेश और निकास द्वारों को सील करने के लिए तैनात पुलिस अधिकारियों ने रोक दिया। तांग शियू ने कहा, मेरा नाम तांग शियू है और मैं भी इस मामले में शामिल हूँ। चेंग जुमी को फोन करो, उसे सब पता है। अधिकारी एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर तुरंत अपना वॉकी टॉकी निकाला और अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी। आधे मिनट बाद अधिकारी को तांग शियू को अंदर आने देने का आदेश मिला। 8वीं मंजिल का गलियारा। चेंग जुमी गोलीबारी के दृश्य की सफाई का काम निर्देशित कर रही थी, तभी उसने तांग शियू को आते देखा। उसने तुरंत पूछा, तुम फिर से क्यों आ गए हो? तांग शियू ने कहा, मैं कैसे वापस आया, इसकी चिंता मत करो। किसी को भेजकर कमरा नंबर 806 के नीचे दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे की जांच करवाओ। जो सफेद बालों वाला युवक अभी भागा है, वह रस्सी से उतरकर दूसरी मंजिल पर गया होगा। उस कमरे में 30 साल की एक महिला भी है, वह भी उन ड्रग डीलरों के साथ है। अगर पुलिस ने घेराबंदी अच्छी तरह से की है तो वे दोनों अभी भी होटल के अंदर ही होंगे। चेंग जुमी ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता चला? तांग शियू ने कहा, मैं अभी सड़क के उस पार वाली इमारत में था, मैंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा। चेंग जुमी ने सिर हिलाया और तांग शियू के निर्देशों का पालन करते हुए तुरंत आदेश देना शुरू कर दिया। उसने नवनियुक्त पुलिस प्रमुख डैंग जियानमिन से सलाह तक नहीं ली। चेंग जुमी के व्यस्त होने के दौरान तांग शियू ने डैंग जियानमिन से एक संक्षिप्त नजरें मिलाईं और फिर वहां से चला गया। चेन वेई के कमरे में पहुंचकर उसने घंटी बजाई और थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। तांग शियू ने देखा कि चेन वेई ने सफेद रंग की नाइट गाउन पहनी हुई थी, उसके लंबे बाल खुले थे और उसके नंगे पैर कालीन पर थे। अरे, तुम गए तो नहीं थे, वापस क्यों आ गए? चेन वेई का चेहरा पीला पड़ गया। बोलते बोलते वह तेजी से तांग शियू की ओर कुछ कदम बढ़ी, उसे कमरे में खींच लाई और फिर अंदर से दरवाजा जोर से बंद कर दिया और ताला लगा दिया। तांग शियू ने कहा, यहाँ खतरा है, इसलिए मैं वापस आ गया। चेन वेई ने कड़वाहट से कहा, मैं कहना चाहता हूँ, क्या मैं महज बदकिस्मत हूँ, या चीन में सार्वजनिक सुरक्षा विदेशों से भी बदतर है? शिंगचेंग में मेरा आज पहला ही दिन है और मुझे पुलिस और अपराधियों के बीच एक भीषण गोलीबारी का सामना करना पड़ा। बताइए, क्या शिंगचेंग में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं? तांग शियू हंसते हुए बोली, पहले तो सब ठीक था, लेकिन पिछले 2 महीनों में काफी हत्याएं हुई हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो कल ही शिंगचेंग छोड़ दें। चेन वेई ने गुस्से से जवाब दिया, कौन डर रहा है? मुझे चीन में इस तरह की चीजों का सामना करने की आदत नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब मैं विदेश में था तो मैंने जितनी भी गोलीबारी देखी थी वह इससे कहीं ज्यादा भीषण थी। और मैं आपको बताना भूल गया, मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ। आमतौर पर 3-5 बड़े आदमी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तांग शियू ने उसकी पतली भुजाओं और टांगों को देखा और उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। वह सीधे खिड़की के पास गया और बाहर का नजारा देखने लगा। उसी समय उसने अपनी दिव्य चेतना को सक्रिय कर लिया। जब तक वह सफेद बालों वाला युवक इस होटल में था, उसकी दिव्य चेतना उसे पूरी तरह से भेज सकती थी और उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। अजीब बात है, यह वहां क्यों नहीं है? अध्याय 210 क्रोध, तीसरा अपडेट, मासिक टिकटों की मांग। तांग शियू की दिव्य चेतना की पहुंच में उसकी निगरानी से कुछ भी नहीं बच सकता था। वह छोटी से छोटी हलचल को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था, जैसे चूहे के बिल में छिपी किसी पुरानी किताब में चावल के कुछ दाने या जमीन पर एक चींटी भी। हालांकि उसे होटल की इमारत में वह सफेद बालों वाला युवक और महिला नहीं मिले, हवा में गायब हो गया। तांग शियू को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे इतनी तेजी से भाग सकते हैं। आखिरकार पूरे होटल को पुलिस ने घेर लिया था और अगर वे भागना भी चाहते तो इतने कम समय में ऐसा करना उनके लिए नामुमकिन था। लेकिन वे कहाँ हैं? तांग शियू ने कई बार ध्यान से तलाशी ली और अंत में सभी की जांच करने का निर्णय लिया। वह एक ऐसी भेस बदलने की तकनीक जानता था जिससे किसी का रूप बदला जा सकता था। सफेद बालों वाले युवक के चेहरे के हाव भाव बहुत स्पष्ट थे। यदि उसे बिना किसी का ध्यान खींचे भागना था तो उसे अपने पूरे सिर के सफेद बालों को छिपाना होगा। वास्तव में गहन छानबीन के बाद तांग शियू को अंततः 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले। हालांकि उनका रूप बदल गया था। तांग शियू को यकीन था कि सफाई के कपड़े पहने और ठेला धकेलते हुए वे दोनों व्यक्ति वही सफेद बालों वाला युवक और महिला थे। तांग शियू ने फोन करने के लिए अपना फोन निकाला, तभी उसे अचानक याद आया कि यह जगह पुलिस से घिरी हुई है और हर गलियारे में निगरानी कैमरे लगे हुए हैं। वह इसी कमरे में था और अगर उसने चेंग जुमी को ये खबर बताई तो निगरानी फुटेज देखने के बाद वह निश्चित रूप से उसका राज जान जाएगी। ठीक है, मामले को अपने हाथ में लेना ही लोगों को इस विपत्ति से मुक्ति दिलाने का एक तरीका है। तांग शियू ने मन ही मन आह भरी और दरवाजे की ओर चलने लगी। चेन वेई बिस्तर पर लौट चुकी थी। उसने अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया और वहीं बैठकर तांग शियू को देखने लगी। तांग शियू की हरकतों को देखकर उसने झट से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तांग शियू ने कहा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम इसी कमरे में रहो और कहीं मत जाना। याद रखना, बाहर का खतरा अभी टला नहीं है। अगर तुम इधर उधर भटकोगे तो हो सकता है कि वे ड्रग डीलर तुम्हें पकड़ लें और बंधक बना लें। नशीली दवा के विक्रेता। चेन वेई बहुत होशियार थी। उसे तुरंत सानमाओ बार में हुई घटना याद आ गई और उसने तुरंत पूछा, क्या आप भी इसमें शामिल थे?
क्या इस होटल के ड्रग डीलरों का सानमाओ बार के लोगों से कोई संबंध है? तांग शियू ने कहा, बिल्कुल सही। पुलिस को पता है कि सीजर्स होटल में विदेशी ड्रग डीलर छिपे हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये जानकारी सैनमाओ बार में गिरफ्तार किए गए लोगों से मिली है। आपको याद रखना चाहिए, आपको बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इस होटल में छिपे ड्रग डीलर बेरहम हैं, जो बिना पलक झपकाए हत्या कर देते हैं। वे गोल्डन ट्रायंगल से आए हैं और उनके पास न केवल पिस्तौलें हैं, बल्कि हल्की मशीन गनें भी हैं। चेन वेई का चेहरा पीला पड़ गया और वह जल्दी से बिस्तर से कूद गई। तांग शियू की बाह पकड़कर चिल्लाई, तुम भी नहीं जा सकती। तांग शियू ने कहा, मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं। चेन वेई ने जोर से कहा, तुम्हारा काम चाहे कितना भी जरूरी क्यों न हो, तुम्हें कमरे में ही रहना होगा। तुम अभी अभी हाई स्कूल से पास हुए हो। उस खूबसूरत पुलिसवाली को जानने के कारण अकड़ दिखाने की कोशिश मत करो। हान कीगू ने मुझे तुम्हारे भरोसे सौंपा है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी सुरक्षा है। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, जब तक आप कमरे से बाहर नहीं जाते, मैं आपकी सुरक्षा का ख्याल रखूंगी। इसके अलावा मुझे बाहर की स्थिति की जानकारी है, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे रोकने की कोशिश न करें। मैं तुम्हें रोकूंगा। चेन वेई ने गुस्से से चिल्लाया। तांग शियू ने आह भरी। उसकी हरकतें बिजली की तरह तेज थीं। उसने पलक झपकते ही चेन वेई को बेहोश कर दिया, उसकी कमर पकड़कर उसे बिस्तर पर पटक दिया और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। दूसरी मंजिल का गलियारा सफाईकर्मी की वर्दी पहने और विग लगाए टेलर धीरे धीरे एक ठेला धकेल रहा था। उसके बगल में मेकअप की हुई महिला चल रही थी। जब भी वे पुलिस अधिकारियों को तेजी से गुजरते देखते, वे जानबूझकर कमरे के बाहर रुक जाते और सफाई करने जाने का नाटक करते। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पर नजर रखी जा रही है। टेलर अचानक रुक गया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। हालांकि वह एक विदेशी था, उसकी चीनी भाषा उत्कृष्ट थी, लगभग एक औसत व्यक्ति की चीनी भाषा से अलग नहीं थी। महिला ने शांत भाव से कहा, ये तो सामान्य बात है। इस गलियारे में सुरक्षा कैमरे लगे हैं और पुलिस निगरानी कक्ष में हमारी तलाश कर रही होगी। मैं 20वीं मंजिल से ऊपर वाली मंजिलों पर जाकर वहां के निगरानी वीडियो नष्ट कर दूंगी। प्रिंस, तुम भागने का कोई मौका ढूंढो, टेलर ने फुफकारते हुए कहा। चुप रहो, एक बार जब तुम सुरक्षा कैमरों को नष्ट कर दोगे तो तुम्हारा ठिकाना उजागर हो जाएगा। मेरे पीछे आओ, जब तक हम भूमिगत पार्किंग स्थल तक पहुंच जाते हैं, हम सुरक्षित रहेंगे। महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, पुलिस बेवकूफ नहीं है। उन्होंने भूमिगत पार्किंग स्थल के दोनों प्रवेश और निकास द्वार पहले ही बंद कर दिए हैं। अगर आप जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश भी करेंगे तो शायद आप सफल नहीं हो पाएंगे। महाराज, आपकी जान कीमती है, इसलिए आपको हर हाल में बच निकलना होगा। एक बार जब आप इस होटल से निकल जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आपकी क्षमताओं के बल पर पुलिस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। जब आप वापस लौटें तो कृपया जनरल को मेरा प्रणाम कहिएगा। टेलर ने उस महिला को ध्यान से देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो मैं तुम्हारे अवशेषों को वापस लाने और तुम्हें विधिपूर्वक दफनाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। अगर तुम जीवित बचकर वापस आ जाती हो तो मैं तुम्हें चिंतामुक्त जीवन की गारंटी देता हूं और तुम्हें जीवन भर धन दौलत और विलासिता का आनंद लेने दूंगा। समझ आ गया? पोछा और बाल्टी लिए वह महिला लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर टेलर से अलग हो गई। वह बेहद साहसी थी और सीधे 24वीं मंजिल तक लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट से बाहर निकलते ही गलियारे में उसकी मुलाकात दो वेटरों से हुई। बिना किसी झिझक के जैसे ही वह उनके पास से गुजरी, उसके हाथ में मौजूद तेज धार वाले खंजर ने बड़ी आसानी से उनके गले चीर दिए। टकराना, वह तेजी से आगे बढ़ी, दो वेटरों को मार डाला और तुरंत गलियारे के कोने में लगे सुरक्षा कैमरे को तोड़ दिया। फिर उसने बेतरतीब ढंग से एक दरवाजा लात मारकर खोला, अंदर घुस गई और वहां रहने वाले पुरुष और महिला को मार डाला। महज 2 मिनट में उस महिला ने कुल 11 लोगों की हत्या की और 4 निगरानी कैमरों को नष्ट कर दिया। सीजर्स होटल की चौथी मंजिल पर स्थित निगरानी कक्ष में डैंग जियानमिन और चेंग जुमेई मौजूद थे। वे निगरानी फुटेज के माध्यम से लगातार संदिग्ध ड्रग डीलरों की तलाश कर रहे थे। हालांकि अचानक एक वीडियो प्लेयर पर दिख रही छवि गायब हो गई, जिससे ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्डों के चेहरे के भाव बदल गए। संदिग्ध अपराधी दिखी, उसने सुरक्षा कैमरों को नष्ट करने से पहले 2 वेटरों की हत्या कर दी। धिक्कार है। 24वीं मंजिल पर सुरक्षा गार्ड चिल्लाया। डैंग जियानमिन और चेंग जुमेई तेजी से वीडियो कैमरे के सामने पहुंचे, जहां 4 तस्वीरें एक के बाद एक गायब हो रही थीं। आखिरी तस्वीरों के जरिए उन्होंने पुष्टि की कि 24वीं मंजिल पर वाकई ड्रग डीलर मौजूद थे और वे न केवल निगरानी कैमरों को नष्ट कर रहे थे, बल्कि होटल के कर्मचारियों और मेहमानों की अंधाधुंध हत्या भी कर रहे थे। चेंग जुमेई ने वॉकी टॉकी को कसकर पकड़ा और चिल्लाई, ड्रग डीलर 24वीं मंजिल पर है। सभी टीमें ध्यान दें, 23वीं, 24वीं और 25वीं मंजिल को जल्द से जल्द सील कर दें। याद रखें, ड्रग डीलर सुरक्षा कैमरों में तोड़फोड़ कर रही है और होटल के कर्मचारियों और मेहमानों को अंधाधुंध मार रही है। उसने सफाईकर्मी का वेश धारण किया हुआ है और उसके पास न केवल एक खंजर है बल्कि एक बंदूक भी है। होटल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 23वीं, 24वीं और 25वीं मंजिल पर धावा बोला। कुछ ही मिनटों में उन्होंने तीनों मंजिलों के सभी निकास द्वार बंद कर दिए। तथापि जैसे ही बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों ने तीनों मंजिलों की तलाशी शुरू की, 40वीं मंजिल पर लगे निगरानी कैमरों को एक एक करके नष्ट किया जा रहा था। यहां तक कि सफाईकर्मी के वेश में एक महिला ने निगरानी कैमरों को नष्ट किए जाने से पहले जानबूझकर एक होटल के मेहमान की हत्या कर दी। तांग शियू की दिव्य चेतना सफेद बालों वाले युवक और स्त्री पर नजर रख रही थी। स्त्री के कृत्यों ने तांग शियू को घोर क्रोधित कर दिया था। उसने स्त्री के इरादों का अंदाजा तो लगा लिया था, लेकिन वह उसे लगातार हत्या करते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था। महज 7-8 मिनट में उसने लगभग 20 लोगों को मार डाला था। जैसे ही उस महिला ने 40वीं मंजिल पर लगे आखिरी निगरानी कैमरे को नष्ट किया, अचानक उसने एक युवक को भावहीन होकर अपनी ओर आते देखा। बिना किसी झिझक के वह उस पर झपटी। मरना, तेज धार वाला खंजर दूसरे व्यक्ति की गर्दन पर बेरहमी से चला। उसकी निश्चित प्रतीत होने वाली चोट उसके अविश्वास के बावजूद चूक गई। क्या हुआ? महिला के चेहरे के भाव बदल गए। उसने तेजी से लात मारी और दूसरे हाथ से पिस्तौल निकालकर अपने प्रतिद्वंदी पर तान दी, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही उसकी लात किसी कठोर चट्टान से टकराने जैसी लगी, जिससे उसे तीव्र पीड़ा हुई। पुकारें, एक पल की हलचल हुई और उसे अपनी बाह में सुन्नपन महसूस हुआ। पलक झपकते ही उसके हाथ में मौजूद पिस्तौल दूसरे व्यक्ति के हाथ में आ गई। महिला की पुतलियां सिकुड़ गईं और जैसे ही वह पीछे की ओर लड़खड़ाई, उसने तीखी आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? तुम उनकी प्रतिद्वंदी स्वाभाविक रूप से तांग शियू थी, जो सबसे पहले 40वीं मंजिल पर पहुंची थी। तांग शियू के चेहरे पर निर्मम जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था और उसने गंभीर स्वर में कहा, असल में मैं तुम्हें नहीं बल्कि उस सफेद बालों वाले लड़के को पकड़ना चाहता था, लेकिन तुम होटल के कर्मचारियों और मेहमानों को मारते जा रहे हो और मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें मरना होगा। शब्द गिर पड़े। तांग शियू पलक झपकते ही आगे बढ़ा और महिला के सामने पहुंच गया। उसने चतुराई से मुक्का मारकर महिला की गर्दन पर वार किया और साथ ही उसके पेट में लात मारी।
तांग शियू अपनी ताकत को अच्छी तरह जानता था। हालांकि उसने इस दौर में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी वह एक बैल को भी मौके पर ही मार सकता था। इसलिए वह इस महिला को अपने एक मुक्के से ही मौत के घाट उतार देगा। तांग शियू ने भौहें चढ़ाईं, उसकी दिव्य चेतना भूमिगत पार्किंग स्थल तक फैली हुई थी। उसने पाया कि सफेद बालों वाला युवक बिना किसी बाधा के भूमिगत पार्किंग स्थल में प्रवेश कर चुका था और यहाँ तक कि उसने अपनी ट्रॉली भी वहीं छोड़ दी थी। क्या वह कार से भागने की कोशिश कर रहा था? तांग शियू को राहत का एहसास हुआ। वह जानता था कि भूमिगत पार्किंग स्थल के प्रवेश और निकास द्वार अवरुद्ध थे और भले ही सफेद बालों वाला युवक कितना भी कुशल क्यों न हो, वह कार से भाग नहीं सकता था। हालांकि राहत की सांस लेते ही उसके चेहरे के भाव फिर बदल गए। वो गाड़ी से भागने की कोशिश नहीं कर रहा, एग्जॉस्ट वेंट से भागने की कोशिश कर रहा है। धिक्कार है, उसके आदमियों ने उस वेंट के साथ छेड़छाड़ की होगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके और भी आदमी वेंट के बाहर इंतजार कर रहे होंगे। धिक्कार है, 3 बिलों वाला चालाक खरगोश। वास्तव में तांग शियू के अनुमान के अनुरूप ही सफेद बालों वाले युवक ने आसानी से एग्जॉस्ट वेंट खोला और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वह तेजी से पाइप के सहारे आगे बढ़ा। एक मैनहोल का ढक्कन खोलकर बाहर निकलने पर वह होटल के पीछे एक गली में पहुंच गया। गली के प्रवेश द्वार पर 2 काली सेडान कारें खड़ी थीं। हम बराबरी नहीं कर सकते। तांग शियू ने मन ही मन सिर हिलाया और उनका पीछा करने का विचार त्याग दिया।